अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए, अपने लास्ट लेक्चर में हम लेक्चर 44 यानी टॉपिक नंबर 44 डिस्कस कर रहे थे। तो इसके अंदर जो चीज़ें मैं ज़ेरे बहस लाया था उसके अंदर मैंने कॉर्पोरेट सोशल आपके सामने सॉरी सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड गवर्नेंस डिस्कस किया था आपके साथ, और उसके साथ साथ मैंने डिस्कस किया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की थी, बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस किए थे, प्रिंसिपल वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच की थी, एग्जेक्टिव एंड नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, ये चीज़ें लास्ट डे हमने डिस्कस कर ली थी आपके साथ लास्ट लेक्चर में। हमने डिस्कस क्या किया था, एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। हमने ये कहा था कि मॉडर्न ज़माने में जब बिज़नेस को जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में कन्वर्ट किया गया तो सिचुएशन ये राइज कर गई कि जो शेयर होल्डर्स थे उन्हें अलहदा कर दिया गया, वो ऑनर के तौर पे सामने आ गए, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो गवर्नर्स के तौर पे सामने आ गए। ओनर जो है वो एक्चुअली मालिक हैं बिजनेस के, दे शेयर दे गिव द मनी जिससे कारोबार चलता है, और जबकि बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी जो है वो कंट्रोलर्स की थी, तो लिहाजा कंट्रोलर्स जो थे वो बिजनेस चला रहे थे। तो ये सिचुएशन अराइज कर चुकी थी। अब जो अगर हम देखते हैं इससे आगे, तो हमने ये बात डिस्कस की थी, मैं एमसीक्यू स्किप करूंगा क्योंकि वो हम कर चुके हैं पहले। हमने पढ़ा था गवर्नेंस बेसिकली अलाइन ऑफ इंटरेस्ट है। कौन सा इंटरेस्ट अलाइन कर रहे हैं? इंटरेस्ट अलाइनमेंट है बिटवीन, यू कैन से कि आपके जो मतलब जो है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको मैनेज करने की एक एफर्ट थी कि इनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसे रिजॉल्व किया जा सके। ठीक हो गई बात? तो एक तो बात हम ये कह रहे थे। दूसरी चीज़ जो थी इसके अंदर वो ये थी कि इसका इशू ये था कि एक अकाउंटेबिलिटी हो, कानून की बालादस्ती हो, यानी एक कंप्लायंस विद रूल्स एंड रेगुलेशन हो, असूलों के मुताबिक काम किया जा रहा हो, वायलेशन ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो। एक ट्रांसपेरेंसी मींस जो भी एक्टिविटी हो रही वो एक्टिविटी टोटली कन्वे की जाए लोगों को कि काम, शेयर होल्डर्स को कि काम कैसे हो रहा है, उसका क्या मेथडोलॉजी है, और उसके अंदर जिस तरह से ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बिल्कुल उसी तरीके से उन्हें मेंशन किया जाए, किसी भी किस्म का इबहम, किसी भी किस्म की कोई ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो। उसके बाद हम बात ये कर रहे थे कि जो है इंटेग्रिटी हो, एथिकल तरीके से कारोबार किया जाए, रिस्क मैनेजमेंट की जाए, इंटरनल कंट्रोल और रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। जिम्मेदारी है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाया जाए, लेकिन ओवरऑल वेल्थ को बढ़ाने के साथ साथ पूरे स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी ली जाए, किसी भी स्टेक होल्डर को इंटरेस्ट को जो है वो ज़ाया ना होने दिया जाए, या किसी भी स्टेक होल्डर का जो इंटरेस्ट है वो थ्रेट पे ना जाए, बल्कि हर स्टेक होल्डर्स को जो उसका रिक्वायर्ड है वो मिलना चाहिए। तो ये हमने इसके ऊपर बात की थी। अच्छा, उसके बाद जो हमने इसके नेक्स्ट बात की वो ये थी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनका काम ये है कि कंपनी का मिशन डेवलप करें, उसके गोल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके तमाम भी जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें। तो ये हमने इसके अंदर जो है वो तय किया था। तो ये बात हमने लास्ट डे तय की थी। मैं जरा थोड़ा सा अरेंजमेंट साथ साथ चीज़ों को कर रहा था इसलिए ज़रा स्लो चल रहा है सर। अच्छा, उसके साथ साथ कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्योरेटिकल इश्यूज थे जिसके अंदर जस्ट अ मिनट, So it means at any given moment of time, you can know what is the amount of purchases in a week, what is the amount of purchases in a month, what is जस्ट the अ मोमेंट, amount मैं of जरा कंट्रोल purchases, यानी कि आप जो है MIS के थ्रू आपको पता चल सकता है कि आपकी डेली परचेजेस कितनी है, कौन कौन सी कमोडिटीज, कौन कौन से यूनिट्स आपने वो मीटिंग ज्वाइन करना चाह रहा था, नहीं तो मीटिंग वाला ज्वाइन कर दी। जो मैंने सामने रखी वो दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर।
जी सॉरी, बस मैं कुछ अरेंज कर रहा था आपके लिए, तो ज़रा मैंने अपने सामने एक, मुझे डिवाइस चाहिए होती स्पोर्ट के लिए ताकि मुझे पता चल जाए जो मैं डिवाइस स्लाइड शेयर कर रहा हूँ वो आपके सामने भी मौजूद है या नहीं। अच्छा बच्चों, तो ये बात आपके साथ मेरी हो गई थी, लास्ट डे आपके साथ ये बात शेयर हो गई थी मेरी, कि मैंने आपको ये डिस्कस कर लिया था कि जनाब मसला ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रेटिकली स्पीकिंग ये है कि बिजनेस चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नेंस की है, और शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट है उसे हर सूरत जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये बात लास्ट डे जो है आपके साथ हमारी डन हो गई थी, यानी कि फाइनल हो गई थी। अच्छा, अब जहाँ तक सवाल है हमारा, इसके बाद जो इशू मैं आपके साथ इस वक्त ज़ेर बहस ला रहा हूँ, जो नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया था वो ये था कि बेनिफिट्स ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस क्या है। तो बेनिफिट्स ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस की जब मैंने बात की थी तो मैंने ये कहा था इसका फ़ायदा ये कि रिस्क को मिनिमाइज करता है, लीडरशिप बेहतर करता है, इन्हांस करता है परफॉर्मेंस, और इम्प्रूव करता है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। तो ये इसके जो है हमने एडवांटेजेस पे बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी जिसके स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है और मार्केटेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाया जाता है। अब बात आ गई थी प्रिंसिपल एंड रूल्स बेस्ड अप्रोच। मैंने आपसे कहा था कि दो डिफरेंट अप्रोचेस वर्ल्ड वाइड चल रही हैं। एक अप्रोच ये चल रही है जिसके अंदर जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो प्रिंसिपल्स है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो प्रिंसिपल्स है। और ये पाकिस्तान में इसमें जो है हांगकांग में जितने भी जो है वो ब्रिटिश यूके के अंडर कॉलोनीज रही हैं वो सारे के सारे जो है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच को मानते हैं, जबकि अमेरिकन ने इन्हें सर्बन्स ऑक्सले एक्ट के तहत जो है वो लॉ का दर्जा दे दिया था। अब इसमें अगर आप ये सोचें कि लॉ का दर्जा देने में और इस सारे इशू में फ़र्क क्या है, तो जो फ़र्क है वो ये है कि वहाँ पे अगर डायरेक्टर कोई गलती करेगा, वहाँ पे अगर कोई वायलेशन करेगा तो उसे सज़ा भी मिलेगी, उसे जुर्माना भी होगा। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि अनएथिकल एक्ट अगर आप करेंगे, ठीक है, अप टू अ लिमिट है कि ठीक है फन अकाउंट्स वगैरह डिटर्म बनाने ज़रूरी हैं, बाकी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने ज़रूरी है, लेकिन अगर आप कोई वायलेशन करेंगे तो अल्टीमेटली इसका नुकसान जो है बहरहाल आपको ही होगा। स्टॉक एक्सचेंज में आपके शेयर्स की कीमत गिर जाएगी और ये आपके लिए काफ़ी बड़ी सज़ा होगी इस सारे इशू को देखने के लिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, तो ये दो अप्रोचेस हो गई, एक रूल बेस्ड और एक प्रिंसिपल बेस्ड। तो हम जो फॉलो करते हैं हम प्रिंसिपल बेस्ड फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे ये मैं सारे सवाल करा चुका हूँ आपको, यहाँ पे मैंने एक आपके साथ एक्सप्लेनेशन की थी कि देखिए एक सिस्टम है पूरे का पूरा, इस स्लाइड में मैंने जो दिखाया था वो सिस्टम मैंने ये दिखाया था कि शेयर होल्डर्स वो है, वो मेन एंटिटी है जहाँ से ये सारे का सारा मामला चलता है। शेयर होल्डर एनुअल परफॉर्मेंस को देखते हैं, असेस करते हैं, असेस करने के बाद जो है वो एजीएम में आते हैं और एजीएम में आके वो अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और अपॉइंट करने का तरीका ये कि एवरी 3 ईयर आफ्टर एक इलेक्शन हो जाता है। उस इलेक्शन में शेयर होल्डर्स वोटिंग करते हैं और वोटिंग करके एक टीम को सिलेक्ट करते हैं। मैंने मिसाल यूँ दे सकता हूँ कि एक ए मेंबर है, 10 और 11 एक बी मेंबर है। शेयर होल्डर ए मेंबर्स को अगर वोट कर देते हैं तो ए मेंबर इलेक्ट हो जाते हैं, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन के बिजनेस को चलाना शुरू कर देते हैं। यही लोग जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शक्ल में सामने आ जाते हैं, आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और इनका एक बाकायदा सीईओ होता है। लिहाजा ये क्या करते हैं, ये लॉन्ग टर्म आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको असेस करते हैं। उसके अलावा आपकी जो है वो एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर चूज करते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, और जो हम अभी कह गए हैं स्ट्रेटेजी डिटरमिन करते हैं, कंपनी का विजन हर चीज़ को वॉच आउट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, अगर फंड्स की कमी है तो उसको असेस करने का तरीका सोचते हैं कि मजीद शेयर्स इशू करने हैं या हमने लोन लेना है, ये काम करते हैं। इसके साथ साथ ही अपनी जो है सपोर्ट के लिए कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को भी नॉमिनेट करते हैं उन एरिया से जिन एरियाज में अगर इन्हें कोई लूप होल नजर आ रहा है या इन्हें सपोर्ट की जरूरत है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो पार्ट नहीं होते एक्टिव मैनेजमेंट का, वो सिर्फ मीटिंग के लिए आते हैं, मशवरा देने आते हैं, वो एक्स्ट्रा नॉलेज लेके आते हैं, वो केयर करते हैं कि कोई अनएथिकल या रिस्की शॉट ना खेलें, तो रिस्क को अवॉइड करते हैं और एथिकली प्रैक्टिस करते हैं, या ना तो कस्टमर को एक्सप्लॉइट करने देते हैं, ना ये लोग जो एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट करने देते हैं। और अगर कोई आप मटेरियल गलत यूज़ कर रहे हैं, कोई और ऐसा काम करें तो आपको रोकते हैं, रिस्क नहीं लेने देते। और उसके अलावा
इनका एक अहम काम ये है कि अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि ऑडिट कमेटी के थ्रू ये जो है लियाजोन करते हैं और नॉमिनेट करते हैं ऑडिटर्स को, जिसके जरिए पूरे सिस्टम का ऑडिट कराते हैं। और ये ऑडिट ही सबसे बड़ी वारंटी होती है शेयर होल्डर को कि जनाब जितना भी निज़ाम चल रहा है वो बड़ी केयर से चल रहा है, और उसके ऊपर जो है एक न्यूट्रल बॉडी जो है इनके पूरे प्रोसीजर और सिस्टम को देख रही है। और इसके अलावा अहम इशू ये है कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं ये अपनी सैलरी खुद डिटर्मिन नहीं कर सकते। इनकी सैलरी जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की एक जो है वो रिन्यूमरेशन कमेटी करती है। इसके बाद फिर एनुअल रिपोर्ट बनती है परफॉर्मेंस, वो फिर शेयर होल्डर के पास जाती है। अगर वो मुतमिन हो तो 3 साल के लिए इन्हें काम करने देते हैं, वरना 3 साल 3 ईयर आफ्टर जो है वो दोबारा फिर इलेक्शन होना ज़रूरी होता है। इस तरह ये मामला जो है, ये निज़ाम जो है ये चलता रहता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट डे आपके साथ डिस्कस की थी। ठीक हो गई बात। इसके अलावा हमने एक जो बात फाइनली की थी वो ये थी कि कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD ने दिए हैं। ये जो दिए, इन्होंने कहा था कि राइट ऑफ शेयर होल्डर प्रोटेक्टेड होने चाहिए, शेयर होल्डर के साथ इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए, रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स जो है क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए और प्रोटेक्टेड होना चाहिए, और क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है वो हिडन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड की होनी चाहिए कि जिसने जिम्मेदारी ली है पूरी कंपनी को चलाने की वो उसको केयर करेगा। तो ये जो है लास्ट टाइम हमने यहाँ तक बात जो है मुकम्मल की थी। मैं यहाँ पे ये स्लाइड स्टॉप करता हूँ शेयरिंग से, और आपके साथ जो है दूसरी स्लाइड शेयर करने वाला हूँ जो कि आज के लिए पर्टिकुलरली, और उसमें से कुछ हिस्सा हमने किया था लास्ट टाइम और आज जो है हम वो नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरी स्लाइड्स कौन सी है, लेट मी सी। कुछ बच्चों को वॉइस का कह रहे थे कि वॉइस लो है। मेरे पास बड़ा अच्छा माइक है जिससे मैं वॉइस ले रहा हूँ, और दूसरी तरफ मेरी जो डिवाइस है दूसरी वाली, उससे मैं अपनी आवाज़ सुन भी रहा हूँ। तो मेरी आवाज़ खासी प्रोमिनेंट है, बल्कि मुझे उसकी आवाज़ खासी कम करनी पड़ी, आपको शायद डबल शाउट भी आया हो। तो आप हेडफोन ज़रा देख लीजिए, कोई लगा लीजिए, कोई ऐसी चीज़ कर लीजिए, तो माइट भी ये रीज़न हो सकती है। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ से बात शुरू करूँगा। आज फिर स्लाइड शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये मेरी स्लाइड्स हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जी जो इस वक्त हमें काम करना है वो ये करना है कि एक तो ये आपके साथ ये डिस्कस करना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, उसके साथ साथ एजेंसी प्रॉब्लम को करना है और थ्योरीज डिस्कस करनी मेनली। उसके अंदर 3 थ्योरीज हैं, एक स्टेक होल्डर थ्योरी है, एक स्टीवर्डशिप थ्योरी है, एक एजेंसी थ्योरी है, और आखिर में इस टॉपिक में ये जो मेरा 45th है इसके अंदर पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड पे काम करना है, डिस्कस करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? सबसे पहला प्रिंसिपल तो ये है कि चूंकि ये एसेट्स आपके अपने नहीं है, ये एसेट्स शेयर होल्डर से आपने लिए हैं, तो आपने रिस्क को मिनिमाइज करना है और लीगल और रेपुटेशनल रिस्क ना हो। या रेपुटेशनल रिस्क क्या होता है कि कंपनी का इमेज बड़े सालों में बना है और थोड़ी सी गलती से इसका इमेज जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो लिहाजा रेपुटेशनल रिस्क जो है वो ना हो। तो लिहाजा जो भी आप इनिशिएटिव लेंगे, जो भी आप काम करेंगे, आप बहुत वॉचफुल रहेंगे। देयर शुड बी नो रिस्क ऑफ यू कैन से इमेज। और उसके बाद ये है कि मिनिमाइज करना है रिस्क को। क्यों? क्योंकि आप रिस्की चार्ट इसलिए नहीं खेल सकते कि ये जो एसेट्स हैं, ये जो वसाइल हैं, ये आपके अपने नहीं हैं। ये वसाइल जो है शेयर होल्डर से आपको मिले और ये जिम्मेदारी आपको मिली है। तो ये आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है कि आप हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से करेंगे और आप जो है इन चीज़ों पर कंट्रोल करेंगे। एक बात। दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर वो ये है कि इंश्योर करेंगे एडहेरेंस टू एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। देखिए चूंकि आपके शेयर होल्डर जिसने शेयर खरीदे थे उसने ये देख के शेयर खरीदे थे कि आप स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या रख रहे हैं। अगर बिलफर्ज आपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये रखा था कि आप सीमेंट इंडस्ट्री में काम करेंगे, लेकिन बाद आपने फैसला कर लिया कि नहीं हम तो शूज इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, तो ये तो फिर बात गलत होगी। क्योंकि शेयर होल्डर जो रिस्क ले रहा है वो किस लिए ले रहा है, वो आपको बता रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ, वो आपसे ये चाहता है कि आप
सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आप जो है आप कह रहे हैं नहीं जी मैं शूज़ इंडस्ट्री में काम करूँगा, अगर ऐसा करना हो तो इसके लिए आपको दोबारा से स्ट्रेटेजी अपनी अपडेट करनी पड़ेगी और ना सिर्फ स्ट्रेटेजी अपडेट करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई स्पेशल एजीएम बुला के या अगर एजीएम करीब है तो आपको बुला के एक जनरल मीटिंग बुला के अप्रूवल लेनी होगी शेयर होल्डर से, अदरवाइज आप ये काम नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये आ जाती है कि आपको जो जिम्मेदारी निभानी है वो सिर्फ ये नहीं है कि एक शेयर होल्डर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर देना, आपने पेरेंटिंग रोल प्ले करना है, तमाम शेयर होल्डर के मफाद का प्रोटेक्ट करना है, कस्टमर को वैल्यू मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड अच्छे मिलने चाहिए, शेयर होल्डर को डिविडेंड अच्छा मिलना चाहिए, सप्लायर को वक्त पे पेमेंट मिलनी चाहिए, ताकि सब लोग आपके साथ अटैच रहें। इसके अलावा ये कि एस्टेब्लिश क्लियर अकाउंटेबिलिटी, कि आप किसी के सामने जवाब दें हैं, ऐसा नहीं है कि वसाइल आपके पास आ गए हैं और अब आप आज़ाद हैं, आप जो मर्जी करें, ऐसी कोई कहानी नहीं। यू आर आंसरेबल टू योर इन फ्रंट ऑफ योर प्रिंसिपल, आप अपने प्रिंसिपल के सामने जवाब दें और आपका प्रिंसिपल कौन है, वो मालिक है बिजनेस का, और बिजनेस का मालिक कौन है, बिजनेस का मालिक है उसका शेयर होल्डर। उसके बाद ये आ जाती है कि जो है आपको ये इंश्योर करना है कि आपके जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करें, उनका किसी किस्म का फाइनेंशियल इंटरेस्ट या रिलेशनशिप इंटरेस्ट ना हो जिसकी वजह से वो किसी चीज़ को ओवरलुक करें, बल्कि वो किसी भी किस्म की रियायत ना करें, इसके साथ वो किसी भी किस्म की रियायत ना करें आप डायरेक्टर्स के साथ, बल्कि वो आपके हर चीज़ को तनकीदी नुक्ता निगाह से देखें और किसी भी किस्म की कोई भी आपके साथ जो है ना वो नरमी ना बरती जाए। नरमी इसलिए ना बरती जाए कि ये मामला जिम्मेदारी का है, लिहाजा ऐसे लोगों को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया जाए जो बिल्कुल आज़ादाना तौर पे, और आप ये कह लीजिए कि बिल्कुल जो है वो न्यूट्रल होते हुए, गैर जानिबदार, अब मुझे जहन में उर्दू आ गई, गैर जानिबदार होते हुए काम करें। खामखा आपकी स्ट्रेटजीज को फेवर ना करें और खामखा आपको अप्रिशिएट ना करें, बल्कि जो गलती है उनको आइडेंटिफाई करें और उनकी रेक्टिफिकेशन के लिए टाइम टू टाइम आप प्रेशर डालें डायरेक्टर्स के ऊपर। उसके बाद ये प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ ट्रस्टवर्दी एंड इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डाटा। आपके पास जो डाटा होना चाहिए, इवन एक नेल भी आप खरीदते हैं, छोटी से छोटी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, वो टाइमली और एक्यूरेट डाटा होना चाहिए, ताकि जिस वक्त आप चाहें जिस वक्त आपसे चाहें हम एज अ ऑनर बिजनेस का हिसाब मांगे तो आपके पास मौजूद होना चाहिए। और फिर इसके ऊपर ये है कि जो सीनियर है उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक दफ़ा ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिव्यू भी पेश करें, ताकि पता चले कि फ्यूचर में आपके क्या डायरेक्शंस हैं और आप क्या करना चाहते हैं। और आपकी अप्रोच जो है स्ट्रेटेजी की, वो रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रोएक्टिव होनी चाहिए। प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि लेट से, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ब्रांड नेम यूज करते हुए, कि लेट से टोयोटा पुट अप अ न्यू कार इन द मार्केट, लेट्स इट्स नेम इज anyone name, let's say its named is Toyota Yaris, they bring up a new brand car in the company। अब होंडा सोचेगा मुझे करना क्या है, तो जब तक वो सोचेगा तब तक तो गेम ओवर हो जाएगी। ये काम है प्रोएक्टिव का, कि जैसे वो प्लेइंग कार्ड में पत्ते पे पत्ता टाइम पे फेंकना होता है, तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर हमारी मार्केट में बहुत सी ऐसी एग्जांपल दी जा सकती हैं जो प्रोएक्टिव नहीं थी। मिसाल के तौर पे 90s में द पॉपुलर बाइक इन पाकिस्तान वाज द टॉपेस्ट सेलर वाज द यामाहा, दाऊद यामाहा, एंड इन 2000 Honda CD70 was becoming more popular in the end of 90s. Reason that was economical और पेट्रोल महंगा होता जा रहा था। अच्छा, तो I don't know why Yamaha was not caring कि 4-stroke बाइक लानी चाहिए। They are still working with 2-stroke बाइक। क्या हुआ जी? चेंज हो गया। आप प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं रखते तो कंपेटिटर ने कब्जा कर लिया। आज ना सिर्फ Honda CD70 पॉपुलर है बल्कि उस जैसे बाइक भी ज्यादा पावरफुल, तो ये एक चीज होती है कि लेकिन अगर रिएक्टिव होगा तो फिर आप पीछे रहेंगे। एक चीज अब देखिए यहाँ पे ये सवाल जो है कि Michael has been becoming to prepare presentation for company director
on good corporate governance, which one he is likely to exclude from his presentation. क्या चीज ऐसी है जो उसे एक्सक्लूड कर देनी चाहिए? तो ही a man, his name is Michael, is presenting a principal preparing a presentation for company director on good corporate governance के अच्छा corporate governance क्या होता है, उसके अंदर ये चीजें शामिल की हैं, लेकिन लिखा नहीं जा रहा है कि इस प्रेजेंटेशन में से कौन सी चीज ऐसी है जिसे हमें क्या कर देना चाहिए। आप बच्चों की राय में क्या होना चाहिए? कोई बच्चा मुझे सजेस्ट कर सके? अगर लेट मी सी, मैं आपकी चैट बॉक्स में देखता हूँ, आप मुझे क्या सजेस्ट कर रहे हैं? ओपिनियन आ रही है मेरे पास, लेट मी सी। तो आप में से जो बच्चे ज्यादातर मुझे जो मशवरा दे रहे हैं, जिसको मैं अच्छा मशवरा मान रहा हूँ, वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, और ये मुझे दिया है जवाद बुखारी ने, और उसके बाद दिया है आमना जफर ने। लेकिन जो बच्चे कह रहे हैं कि जो चीज़ एक्सक्लूड कर देनी चाहिए, वो अगर आप कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट को हटा देना चाहिए, तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, क्या ये पैसा हमारा अपना है? तो आप कहेंगे नहीं है, तो हमें रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम कोई ऐसी स्ट्रेटेजी तो नहीं बना रहे जिससे ब्रांड इमेज खराब हो जाएगा, जिससे हमारी जो है वो एफर्ट ज़ाया हो जाएगी, कस्टमर का नुकसान हो सकता है, हमारा नुकसान हो सकता है। तो ये तो हमें करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल्स भी हमें रखने चाहिए, हर सूरत रखने चाहिए इंटरनल कंट्रोल्स भी, कि इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होने चाहिए, कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई चोरी ना हो जाए, कोई हमारे साथ कोई फ्रॉड ना करे। तो दैट इज वाई इंटरनल कंट्रोल शुड बी गुड, ताकि रिकॉर्डिंग अच्छी हो, प्रोसीजर अच्छा चले, सिस्टम अच्छा चले, और अकाउंटेबिलिटी टू स्टेक होल्डर्स हो तो होनी ही चाहिए कि स्टेक होल्डर के सामने हम जवाब दें। एक तो हम शेयर होल्डर के सामने जवाब दें, लेकिन एज अ होल देखा जाए तो हम स्टेक होल्डर के सामने जवाब दें। लेकिन हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए कि हमारा मकसद जो है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ है। देखिए, जब हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ लिख देते हैं तो इसका मतलब हम टोटली मटीरियलिस्टिक बात कर रहे हैं, टोटली मटीरियलिस्टिक बात कर रहे हैं कि हमें शेयर होल्डर के पैसे को मैक्सिमाइज करना है। जबकि आप दोस्तों, लास्ट मीटिंग में, लास्ट सेशन में भी मैंने बात की थी कि होता ये है कि अगर हम शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करेंगे तो कस्टमर को गाड़ी अच्छी नहीं देंगे, कस्टमर को गाड़ी अच्छी नहीं देंगे, आइंदा हमारी गाड़ी नहीं खरीदेगा। लिहाजा इसका भी ख्याल रखना है, इसका भी ख्याल रखना है। अगर हम इस असना में एम्प्लॉयज़ को अच्छी पे ना दे सके तो वो छोड़ के चले जाएंगे और इंटेलेक्चुअल लॉस हो जाएगा, इनका भी ख्याल रखना है। सप्लायर को भी टाइम पे हमने पेमेंट करनी है, लिहाजा हमें सबके ख्याल रखना है। सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर की वेल्थ जो है, इसको बेसिक ऑब्जेक्टिव में नहीं रखना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये हमारा जो है वो सेकेंडरी पर्पस हो सकता है, लेकिन मेजर में हमें इसे इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हमें यहाँ पे लिखना चाहिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। हमें तमाम स्टेक होल्डर्स का जो बेनिफिट है उसे मैक्सिमाइज करना चाहिए। क्लियर बच्चों? आई होप कि आपको समझ आई होगी। गुड जी, कुछ बच्चों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया और कुछ बच्चों ने तो जवाब ही नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि छोड़ो यार, हमें जहमत करने की क्या ज़रूरत है, बाद में देख लेंगे। क्या ख्याल है? 44 अटेंडेंस हैं, जैसे इसमें जो है इंशाल चिश्ती हैं, जवेरिया जैन है, कायनात है, कशफ है, मोहम्मद आसिफ है, तो एक लंबी लिस्ट है बच्चों की। मंसूर अंसारी है, मोहसिन है, मोहम्मद अदील है। ऐसा नहीं कि मेरे को अपने नाम नहीं नजर आते हैं, मुझे ये नहीं पता लगता कि कौन कौन सा बच्चा है। निदा जैनब है, उसामा हसन है, ठीक है, तो एवरी साद है, साद जावेद है, एवरीबॉडी, स्तूबा मजीद है, ये तमाम बच्चे मुझे नजर आ रहे होते हैं। आई एम वाचिंग दैट कि यार ये एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो यू मस्ट बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। इट्स नॉट मैटर दैट कि आपका आंसर गलत है या ठीक है, आंसर तो होना चाहिए ना जी, ताकि टीचर को पता चले कि बच्चे हमारे साथ जो है वो बात कर रहे हैं और इन्वॉल्व है। अब इसके अंदर अगर आप आ जाते हैं तो आप आ जाते हैं जी नेक्स्ट बात के ऊपर। नेक्स्ट बात आ जाती है आपकी क्या जी? नेक्स्ट बात आ जाती है आपकी एजेंसी, सॉरी, लेट मी सी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पहले देख लेते हैं। Which of the following are advantages of having non-executive director on the company board? कंपनी बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखने का आपको फायदा क्या होता है? तो ये बड़ी अहम बात है। व्हाट इज द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ कीपिंग नॉन
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को शामिल करने का हमें क्या फायदा? तो हम देखते हैं आप लोग क्या जवाब देते हैं. लेट मी सी, आई एम वाचिंग इन योर कमेंट्स बॉक्स. एनीबॉडी एल्स प्लीज कुछ जवाब देना चाहे बच्चा. क्या आपके ख्याल में, मुझे जो है वो खालिद ने जवाब भेजा है और उसने भेजा है ए, और मंसूर अंसारी ने बी भेजा है, और मोहसिन ने, उसामा ने सी, परवा ने सी, ठीक है. और उसके बाद जो है जवेरिया ने डी भेजा है, और इसके बाद जो है वो कुछ नाम मैं पढ़ नहीं पाता, प्रोनाउंसिएशन का मसला होता है मुझे. उज़ैमा नदीम है और नुमान याज है, ठीक है जी. और इसके बाद जो है वो शेख उस्मान है और रहीला है, और ये सारे बच्चों के नाम मेरे सामने आ रहे हैं. गुड जी. अब ठीक है, अब पार्टिसिपेशन आपको मुझे नज़र आ रहा है. यासिर अली है, सना जावेद है, तो इन बच्चों ने ऑप्शन भेजी है. मैं अभी ये डिस्कस करता हूँ, क्लियर करता हूँ. देखिए बात ये, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, दे आर नॉट द एक्टिव पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट का एक्टिव पार्ट नहीं होते. इनको नॉमिनेट किया जाता है कि जो हमारी मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसमें शामिल हो. इनको नोट्स भेजे जाते हैं, फाइल भेजी जाती है, स्टडी करके आते हैं और माहिराना राय पेश करते हैं. क्या करते हैं? माहिराना राय पेश करते हैं. अगर आप इस जहन से सोचोगे तो देखो, दे कैन प्रोवाइड अ वाइडर पर्सपेक्टिव, यानी ये जितना नॉलेज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के पास है, ये उसके अंदर इजाफा करेंगे, वाइडर पर्सपेक्टिव देंगे और नॉलेज देंगे. प्रोवाइड रीअश्योरेंस टू शेयर होल्डर, बिल्कुल शेयर होल्डर्स को ये रीअश्योरेंस देंगे कि हम आपके मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ मौजूद हैं, उनका एतमाद बढ़ाएंगे. दे मे हैव एक्सटर्नल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज विच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डू नॉट हैव. ये वो लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है डिफरेंट कंपनीज का, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के पास नहीं होता. यही वजह होती है बोर्ड में शामिल करते हैं. दे हैव मोर टाइम टू डिवोट. ये बात गलत है, इसलिए हम इसको काट देते हैं कि दे आर नॉट एक्टिव पार्ट. ये सुबह 8 से आगे शाम 5 बजे तक काम नहीं करते. ये परमानेंट एम्प्लॉयज है ही नहीं, परमानेंट एम्प्लॉयज है ही नहीं. हो सकता है सुबह के वक्त ये अपना कोई बिजनेस करते हो, ये भी हो सकता है सुबह के वक्त ये कोई जॉब करते हो. इनको तो हम बुलाते हैं इनकी माहिराना राय लेने के लिए, इसलिए 4th पॉइंट गलत हो जाएगा. तो जितने भी बच्चों ने बी पॉइंट पुट अप किया था, बिल्कुल ठीक किया था. बी ऑप्शन यहाँ ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, ठीक है जी. अच्छा, ए भी रिलेटिवली बेटर ऑप्शन है, लेकिन बी जो है वो तो एग्जैक्ट सही ऑप्शन है आपका. तो ये है बच्चों का. अब यहाँ पे आके हम बात कर लेते हैं क्या जी, एजेंसी प्रॉब्लम. एजेंसी प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली पहले तो ये देखा जाए. देखिए आप ये जानते हैं कि अगर जो है वो शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर्स को जो है तो क्या किया है, अपॉइंट किया है, इलेक्ट किया है, वोट डाले हैं और फिर इनको काम सौंपा है कंपनी चलाने का. तो शेयर होल्डर्स जो है आपके, वो क्या है? वो बेसिकली प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल का मतलब होता है मालिक है. वो क्या है? वो मालिक है. तो दे आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस के मालिक है. तो बिजनेस के मालिक होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने बिजनेस को, डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया या उनको जो है एम्प्लॉय किया, उनको जो है वो जिम्मेदारी दी. लेकिन अब डायरेक्टर जो है वो क्या है? वो है एजेंट. किसके एजेंट है? शेयर होल्डर्स के एजेंट है. अब जो प्रिंसिपल होता है वो एजेंट को जिम्मेदारी क्यों देता है? पहला तो सवाल ये है. देखिए वो एजेंट को जिम्मेदारी इसलिए देता है कि जो काम वो नहीं कर सकता वो ये करेगा, इसलिए ये अकाउंटेबल है, जवाबदेह है किसको? शेयर होल्डर्स को. अब सिंपल बात सुनिए. शेयर होल्डर ने वोट डाले जनरल मीटिंग में, ठीक है. वहां पे इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपॉइंट किया डायरेक्टर्स को, ठीक है जी. तो ये क्या है? ये प्रिंसिपल है, मालिक है, प्रिंसिपल है, ऑनर है, जो भी कह लीजिए. तो ये ऑनर है, ये मालिक है, ये प्रिंसिपल है. इन्होंने जॉब दी है, एम्प्लॉय किया है किसको? डायरेक्टर्स को. इसलिए डायरेक्टर इनके क्या है? नुमाइंदे हैं. क्या है? नुमाइंदे हैं, एजेंट है. एजेंट होने के नाते ये इनके सामने जवाब देंगे. लेकिन अब एजेंसी प्रॉब्लम क्या है? एजेंसी प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है आप जिस शख्स को अपना एजेंट जो है वो बनाएं, वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ना करे.
वो अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल ना करे, कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हम किसी लॉयर को हायर करें और उसे कहें कि ये मुकदमा आपने लड़ना है हमारे बिहाफ पे, और वो जब कोर्ट में जाए तो कोर्ट में जाके वो अपनी पूरी एफर्ट का मुजाहरा ना करे। ठीक है, वो समझे कि यार ये तो आम सी बात है, हो जाएगा मसला हल। तो आप ये कहेंगे ये है एजेंसी प्रॉब्लम, कि एचआर डायरेक्टर है, दूसरे डायरेक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो आते हैं, काम करते हैं, काम जब कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है 2 बजे उठ के फैमिली के प्रॉब्लम में चले गए, उसके बाद उन्होंने बाकी काम देख लिए, बस वो उतना काम करते हैं से काम चलता रहे। लेकिन काम के लिए जितना उनका डिवोशन होना चाहिए, जितना उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वो हमें नजर नहीं आ रहा। तो ये है एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है? एजेंसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का हमारे पास जो मेथड है वो ये है कि हम ऐसा करते हैं कि इनको सैलरी भी देते हैं। ठीक है जी, सैलरी के साथ साथ हम इन्हें कहते हैं कि अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो हम प्रॉफिट में से आपको शेयर देंगे, और इसके साथ साथ आप कंपनी के शेयर्स भी आपको देंगे। क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी के शेयर्स रख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी के शेयर रख सकते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल रहना है तो उनके पास शेयर्स होने नहीं चाहिए। अलबत्ता जो कि हमारे जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उनको तो शेयर्स बिल्कुल नहीं देंगे, उनको तो सिर्फ वो फीस देंगे, उनकी मीटिंग में आने की, मशवरा दे के जाने की सिर्फ फीस मिलेगी। इनको सैलरी भी देंगे, और अगर प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट ऊपर गया, तो हम प्रॉफिट में से इन्हें शेयर्स भी देंगे ताकि ये मेहनत ज्यादा करें, और शेयर्स भी देंगे। इनके शेयर्स लेने में कोई हर्ज नहीं है। लिहाजा हम रिपीट कर देते हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो प्रिंसिपल हैं, मालिक हैं, उन्होंने इन्हें हायर किया था, इन्हें इलेक्ट किया था, इन्हें अपॉइंट किया था कि आप हमारे बिहाफ पे कंपनी चलाएंगे। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और इसी नाते से ये शेयर होल्डर के एजेंट हैं, और एजेंट होने की वजह से ये शेयर होल्डर के सामने जवाबदेह हैं। लेकिन एजेंसी प्रॉब्लम ये हो सकता है कि देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि जो आपकी कंपनी है वो उसके अंदर काम तो करें लेकिन पूरी एनर्जी इस्तेमाल ना करें, है ना जी। तो जैसे एक क्लब था, तो क्लब ने क्या किया जी, क्लब ने क्या किया, क्रिकेट मैच खेल रहे थे, तो वो दूसरा क्लब जो है वो नेशनल लेवल का कोई या बड़े लेवल का बॉलर ले आया। हमने कहा अच्छा ये ठीक है, ले आओ। हमने क्या किया जी, हमने एक्सेस की वसीम अकरम से, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, वसीम अकरम को ले आए। अब वसीम अकरम साहब हमारे क्लब से खेलेंगे जी। अब वसीम अकरम साहब ने क्या किया, हमारा ये ख्याल था कि बिल्कुल जैसे नेशनल लेवल पे दूर से भाग के आते हैं और तेज गेंद कराते हैं तो अपोजिशन को लग पता जाए। वसीम अकरम साहब ने क्या किया कि वो 2-4 कदम चल के आए, क्योंकि उनको दोनों बच्चों के दोस्त थे, वो उधर भी उनके फैंस थे, हम लोग भी उनके फैंस थे। तो वो क्या करते हैं, वो 2-3 स्टेप लेके आते हैं और आराम से गेंद कराते हैं। अब हम कह रहे हैं कि नहीं यार ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टर साहब 2-3 कदम ले गए, हल्की सी गेंद कराएं और बस खेल लो जी, हो गई बात। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो डायरेक्टर साहब उन्हें दिन रात हमारी कंपनी की फिक्र हो। वो जब रात को सोए तो ख्वाब में भी उन्हें आ रहा हो कि गाड़ी अच्छी कैसे बनेगी, या शैम्पू अच्छा कैसे बनेगा, या हमारा वैक्यूम क्लीनर अच्छा कैसे बनेगा। वो दिन रात हमारे बारे में सोचे, और जब हम चाहते हैं वो दिन रात हमारे बारे में सोचे, हमें सैलरी भी देनी होगी, प्रॉफिट में शेयर्स भी देना होगा, और शेयर्स ऑफ द कंपनी भी देने होंगे, नए शेयर्स, ताकि जो आपके डायरेक्टर साहब हैं पूरी मेहनत करें, तो एजेंसी प्रॉब्लम अराइज ही ना हो। अच्छा, तो एजेंसी प्रॉब्लम अराइज ही ना हो, हम ये चाहेंगे कि आप पहले से जो है ना वो सारा इशू जो है उसको डील करें।
अब एक तो हुई एजेंसी थ्योरी, मैंने बता दिया एजेंसी थ्योरी क्या होती है। एजेंसी थ्योरी होती है कि हम डायरेक्टर्स को इलेक्ट करके भेजते हैं, वो अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल ना करें और वो अपनी स्ट्रेटजी, अपनी जो एनर्जीज है बचा के रखें, तो हमें दुख होगा। इसको हल क्या किया मैंने? हल ये किया कि वो मेहनत करें, प्रॉफिट बढ़ेगा, हम उनको हिस्सा दे देंगे, इस तरह वो और मेहनत करेंगे। अब चलते हैं स्टीवर्डशिप थ्योरी की तरफ। स्टीवर्डशिप थ्योरी क्या है? स्टीवर्डशिप का मतलब जो मुझे समझ आता है वो ये है महाफिज होना किसी के। मैं कहता हूँ कि आप मेरे स्टीवर्ड हैं, इसका मतलब ये है कि आप मेरे एसेट्स के महाफिज हैं। स्टीवर्डशिप थ्योरी ये कहती है जो डायरेक्टर्स हैं दे आर द महाफिज ऑफ द एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर। सो देयरफॉर स्टीवर्डशिप थ्योरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड success of a firm, and therefore stewardship protect and maximize the shareholder wealth through firm performance। आप कहेंगे सर यहाँ तो आपने मैक्सिमाइज लिख दिया, तो आप एम्स में नहीं लिख सकते, क्योंकि माइनरी तो आप लिख सकते हो, लेकिन आप एम्स में जाके लिखो हम सिर्फ शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करेंगे और बाकी किसी की वेल्थ को आपका केयर नहीं करेंगे, तो बाकी सारे लोग कहेंगे भाई हम किस लिए आए हैं। इसलिए यहाँ आप लिख सकते हैं स्टीवर्डशिप थ्योरी के अंदर आप लिख सकते हैं कि हमारा मकसद ये है कि उसके एसेट्स का प्रोटेक्ट करना है और उसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, और उसके साथ साथ फर्म की परफॉर्मेंस भी बेहतर करनी है। सिर्फ ये नहीं हम कह रहे कि जी वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है, फर्म की परफॉर्मेंस भी अच्छी करनी है। एंड स्टीवर्ड हु इम्प्रूव परफॉर्मेंस सक्सेसफुली satisfies most stakeholders groups। और जो परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे तो फिर ही हम स्टेक होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको पूरे उतर सकते हैं। और वो सिंपल सी बात है, अच्छा कमाएंगे तो सबको कुछ देंगे ना। जब अच्छा अर्न ही नहीं करे तो किसी को क्या दे सकते हैं हम तो तभी दे सकते हैं जब खुद कुछ कमाएंगे। क्या ख्याल? सो देयरफॉर स्टीवर्डशिप थ्योरी ये कहती है कि हम महाफिज हैं किसके? सरमाए के महाफिज हैं किसके? शेयर होल्डर के। ठीक है, तो लिहाजा हमें शेयर होल्डर के एसेट का तहफ़्फ़ुज़ करना है और उसके वसाइल को मैक्सिमाइज करना है। सो देयरफॉर क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि एज एन एजेंट्स you must take care of the assets and the all interest of the principal के इंटरेस्ट का आपको ख्याल रखना है और उनकी दौलत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ठीक होगी जी बात? ये हो गई हमारी दूसरी थ्योरी। पहली थ्योरी हमारी कौन सी थी? एजेंसी थ्योरी। दूसरी थ्योरी कौन सी? स्टीवर्डशिप थ्योरी। तीसरी थ्योरी स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी वो है कि सिर्फ हम शेयर होल्डर का ख्याल नहीं रखेंगे, हम जब हमारी जिम्मेदारी है कि सिर्फ शेयर होल्डर नहीं, हम तमाम स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखेंगे। और तमाम स्टेक होल्डर से मुराद हम क्या ले रहे हैं? तमाम स्टेक होल्डर से मुराद हम ये ले रहे हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग आपके जो हैं वो सप्लायर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, बैंकर्स, एसोसिएटेड पीपल्स, गवर्नमेंट एंड सबसे बढ़ के शेयर होल्डर, सबका ख्याल रखेंगे और सबके एसेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। और किसी एक पर्टिकुलर जो है किसी एक पर्टिकुलर अटैच स्टेक होल्डर से हम ज्यादा केयर नहीं करेंगे बल्कि सबकी केयर करेंगे। दिस इज व्हाट द स्टेक होल्डर्स थ्योरी। अब जैसे 3 थ्योरीज आपके सामने मैंने रख दी। कौन कौन सी थ्योरी थी? दोबारा फिर एक दफा सम अप कीजिए। 3 थ्योरीज आपके सामने रखी थी। स्टीवर्डशिप थ्योरी ने कहा था कि आप एसेट्स का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे एज अ मैनेजर, एज अ डायरेक्टर ऑफ द फर्म। ठीक है जी, यू विल प्रोटेक्ट द एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर and you will try to maximize performance। आप मैक्सिमाइज करेंगे परफॉर्मेंस। अच्छा, एजेंसी थ्योरी आपने ये कहा था कि यू विल सजेस्ट दैट एजेंसी थ्योरी ये है कि हम चाहेंगे कि मैनेजर और डायरेक्टर हमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस, और हो सकता है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रेफर करें, तो हेंस हम उनको परफॉर्मेंस के अगेंस्ट उनका इंसेंटिव और रिवार्ड देंगे ताकि वो हमारे एसेट्स को और बढ़ाएं। और स्टेक होल्डर थ्योरी के मुताबिक हमने आर्ग्यू ये किया है कि मैनेजर का काम जो है ड्यूटी ऑफ केयर टू अ रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर, नॉट ओनली टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, ये है अखलाकी जुमला कि सिर्फ शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं करनी, तमाम स्टेक होल्डर्स की दौलत का ख्याल रखना है, बेनिफिट्स का ख्याल रखना। अब आप मुझे
कह सकते हैं कि स्टेक होल्डर को ज्यादा अहमियत नहीं दे दी, लेकिन मेरे नजदीक जो कंपनी के पास एसेट्स होते हैं ना, उसमें सिर्फ शेयर होल्डर के पैसे नहीं होते। मैं मानता हूं कि मेन शेयर होल्डर ने पैसा लगाया होता है, एग्री जी। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी तो होता है कि मैंने अक्सर देखा है कि गाड़ियां एडवांस बुक होती हैं कि नहीं। तो जब गाड़ियां एडवांस बुक होती हैं तो कस्टमर ने भी तो पैसे पहले दे दिए ना आपको। तो अगर कस्टमर ने पहले पैसे दे दिए तो उसके पैसे भी तो कंपनी में आ गए, लिहाजा उसका भी हिस्सा है इसके अंदर। सप्लायर तो आपको माल देता ही क्रेडिट टर्म पे है, तो सप्लायर ने जब क्रेडिट में माल दिया तो उसका पैसा भी लग गया। क्या ख्याल है बच्चों? एम्प्लॉय जो है सैलरी लेता है महीने के बाद, हर महीने 29 दिन की तनख्वाह तो उसकी इन्वेस्ट होती है नहीं होती, और फिर उसका प्रोविडेंट जो कटता है वो कहाँ लगा हुआ? वो भी तो कंपनी में लगा हुआ। लिहाजा एक लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ शेयर होल्डर के पैसे नहीं है, सप्लायर के पैसे भी लगे हुए हैं, कस्टमर के भी लगे हुए हैं, इम्प्लॉयज के भी लगे हुए हैं, और तो और बैंक से लोन लिया हुआ तो बैंक के भी तो पैसे इसके अंदर शामिल हैं। लिहाजा खाली शेयर होल्डर की जिम्मेदारी क्यों? बाकी लोगों ने जो पैसे कंपनी को दिए हुए हैं, कस्टमर ने एडवांस गाड़ी बुक कराई हुई है, पैसे दिए हुए हैं, एम्प्लॉय 29 दिन तक की पे इन्वेस्ट करता है, फिर उसका प्रोविडेंट फंड मुसलसल इन्वेस्ट में आपकी। सप्लायर जो है वो 6 मंथ क्रेडिट टर्म पे आपको माल दे रहा है, तो 6 माह बाद पैसे ले रहा है, तो उसके पैसे भी तो लगे हैं कि नहीं लगे। और बैंक तो आपको लोन दिया हुआ है फॉर 5 ईयर 6 ईयर लोन। अगर आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट उससे ली हुई है तो फिर तो आपने हो सकता है 25-30 साल का लोन लिया, तो वो भी पैसे इसके अंदर। लिहाजा ये सारे के सारे मामला थे, सारों के पैसे लगे हुए हैं, तो इसलिए हम क्यों खाली शेयर होल्डर, हम तो सबका ख्याल रखेंगे। एक दफा सम अप करते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये है कि स्टीवर्डशिप थ्योरी जो है वो ये है कि हम मुहाफिज हैं, हम जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे शेयर होल्डर के पैसे का और कोशिश करेंगे कारोबार अच्छा चलाएं और उसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। एजेंसी थ्योरी ये है कि हम पूरी सलाहियत से काम करेंगे, हम बिल्कुल कोई सुस्ती नहीं करेंगे, और उस मकसद के लिए जो कारोबारी इदारा है वो ना सिर्फ हमें सैलरी देगा, उसके साथ साथ हमें जो है वो बेनिफिट भी देगा। ठीक है जी, उसके साथ साथ हमें बेनिफिट भी देगा। दूसरी तरफ तीसरी तरफ स्टेक होल्डर का ख्याल रखेंगे, सिर्फ शेयर होल्डर का ख्याल नहीं रखेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखेंगे, क्योंकि कंपनी की जो एसेट्स हैं उसके अंदर बाकियों का भी हिस्सा है और उनकी मेहनत है। तो ये होगा बच्चों। अब इस हवाले से मैं पूछूं जी कितना समझ आया, तो अच्छा है एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। द एजेंसी प्रॉब्लम रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? एजेंसी प्रॉब्लम इसमें से कौन सी सिचुएशन को रेफर करती है? अभी देखते हैं आप क्या कहते हैं मुझे। लंबा सवाल है, आराम से पढ़े, कोई जल्दी नहीं।
अब आवाज आ रही होगी मेरी। आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप ट्रू लिख सकते हैं या आप फॉल्स लिख सकते हैं। टी और एफ दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, टी और एफ दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो टी और एफ चूज एनी वन आउट ऑफ इट। तो बच्चों ने चूज किया ट्रू और रहीला ने चूज किया फॉल्स। ठीक है, अब आवाज मंसूर, अब आपको आवाज आ रही होगी, आई एम श्योर। ठीक है, क्योंकि मैंने पिन कनेक्ट किया दोबारा फिर माइक के अपने। अच्छा बच्चों, मैं बात करता हूँ, अब मैं करता हूँ, आप रुक जाइए। देखिए, द एजेंसी प्रॉब्लम रेफर्स टू द फैक्ट दैट शेयर होल्डर कैन नॉट लीगली बी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, एंड नहीं होना चाहिए ऑफ अ कंपनी। देखिए, बात यह है, या ऑफ अ कंपनी होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सही लिखा, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, बात यह है बच्चों कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो डायरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, मसला ये है कि डायरेक्टर हो सकते हैं, जो नहीं हो सकते वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे बैन है कि वो कंपनी के शेयर्स नहीं रख सकता। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के शेयर्स नहीं रख सकता, लेकिन जो डायरेक्टर है उसको तो खुली इजाजत है कि वो शेयर्स रख सकता है। इसलिए अगर आप शेयर होल्डर होंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे ना जाके। ठीक है, तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द टीम, आप टीम का पार्ट हो सकते हैं। यू कैन बी द वन ऑफ द पर्सन, तो वो रख सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो रख सकते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है उनके ऊपर मना है कि वो शेयर्स नहीं रख सकते, इसलिए इसको हम फॉल्स करें। क्लियर बच्चों, याद रहेगा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैन, हमने तो अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को खुद शेयर्स भी देंगे, प्रॉफिट भी देंगे, वो तो शेयर्स रख सकते हैं। जो नहीं रख सकते वो कौन है? वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ताकि वो न्यूट्रल रहे। अच्छा बच्चों, अब आ गया CH and J are manager for Z company. They have been told that their salary will based on company performance, and that bonus scheme will also be introduced. The bonus will also be related to the company performance. तो ये CH&J जो है मैनेजर है जी कंपनी, इन्होंने कहा है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है उसके अंदर हम ना सिर्फ आपको सैलरी देंगे, बल्कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो हम आपको क्या देंगे? बोनस भी देंगे, और परफॉर्मेंस से रिलेटेड होगा। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अप्रोच टू गवर्नेंस दैट जी कंपनी इज यूजिंग? तो कौन सी अप्रोच यूज हो रही है जी यहाँ पे? तो ये बच्चों ने बड़ी तेजी से जवाब मुझे भेजे। तो यहाँ पे जवाब जो मुझे आ रहे हैं वो आ रहे हैं मंसूर से, ठीक है जी, माहा से। उसके बाद जो है जवाब आया है मुझे अर्श से, हुज़ैफा से, उसामा, तहरीन। ये बच्चे मुझे जवाब भेज रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है वो जवाब है, और बाकी बच्चे हैं। तो इन्होंने जो जवाब भेजे उनमें से बेस्ट आंसर जो मुझे आया है वो आया है बी आंसर आया है, कि एजेंसी थ्योरी को एड्रेस कर लें, कि ये ऐसा ना हो ये सुस्त पड़ जाए, ये ऐसा ना हो अपनी पूरी मेहनत ना करें। हम इन्हें एक लालच दे देते हैं कि आप लोग ऐसा करो, जितनी तुम मेहनत करोगे हम तुम्हें उतने वसाइल ज्यादा फराहम करेंगे। यानी आप अचीव करते जाएं, हम आपको बोनस भी देंगे, कंपनी की परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर हम आपको ज्यादा रिवॉर्ड भी देंगे। मकसद सिर्फ ये है ज्यादा रिवॉर्ड देने का या पेमेंट करने का, कि आप अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल करें। ये बात आपको याद होगा, मैंने कहा था कि अगर ये पूरी मेहनत ना करें तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ये बेहतर ये इन्हें रिवॉर्ड दो जितनी ये मेहनत करें, ताकि ये ज्यादा हार्ड वर्क करें। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज और भी आ जाती है, बाज कंपनीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के पास होती है। गवर्नमेंट सेक्टर को भी तो रिपोर्ट प्रिंट करनी होती है, दे आल्सो नीड टू पब्लिकेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द अकाउंट्स। तो गवर्नमेंट सेक्टर में, यानी जो जैसे कि पाकिस्तान रेलवे है या बाकी कंपनीज है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाती है, उसको कहते हैं पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड। इसका मकसद होता है कि जैसे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इस तरह गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड बनाया जाता है, जो इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट कर सके। जैसे पाकिस्तान स्टील मिल्स है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है और रेलवे है, इसके लिए पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड बनाया जाता है, जिसका काम होता है कि जो जो काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इधर करते हैं वो काम इन्होंने वहां करें।
तो यहाँ पे अगर मैं सम अप करूँ, इंटरनल कंट्रोल्स के हवाले से बात हो चुकी है, तो इंटरनल कंट्रोल्स रखना भी क्या है, इन्हीं का काम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। इन्वायरमेंट कंट्रोल रखें, रिस्क असेस करें, ऑपरेशनल कंट्रोल रखें, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल प्रोसेस एंड एक्यूरेट कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की जाए। तो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो हम करते रहेंगे। इंटरनल कंट्रोल्स का पूरा चैप्टर मैं अलग से पढ़ा चुका हूँ, इसे यहाँ मैं इसकी बात सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ। आपको ये मैं सपोज करता हूँ कि बात में पहले मुकम्मल तफसील के साथ आपको बता चुका हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपके साथ बात करता हूँ, एक और सवाल एक दो और करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं इस टॉपिक को, फिर अगले टॉपिक पे जाता हूँ मैं। टू इंकरेज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू ऑपरेट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, दे गुड डायरेक्टर्स को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इनकरेज करने के लिए बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी काम करें, आप क्या करोगे? शाबाश। तो अब हम देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं। जी शाबाश। लेट मी सी द आंसर। अब जो आंसर आया मेरे पास ज्यादातर बी आंसर आया। आमना ने भी दिया, हुजैफा ने भी दिया, और जयान ने भी, निदा बेटी भी यही कह रही है, और फरवा भी यही कह रही है, और उसामा भी यही कह रहे हैं। तमाम बच्चे मुझे यही कह रहे हैं। अच्छा जी, हुजैफा है, उसके साथ साथ जो है आगे देखेंगे तो जो है जवेरिया है, अली मुर्तज़ा है। तो इन तमाम बच्चों ने मुझे बी आंसर दिया है कि हम इसको इसलिए कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी इनकरेज करना चाह रहे हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम इन्हें बोनस भी दें, और बोथ इंडिविजुअल एंड कंपनी परफॉर्मेंस, इनकी परफॉर्मेंस और कंपनी के परफॉर्मेंस पे इन्हें हम बोनस दें, ताकि ये अपनी पूरी प्रॉब्लम को हो जाए, या सॉरी अपनी पूरी सलाहियत को इस्तेमाल कर सकें। इससे फिर हमारा एजेंसी प्रॉब्लम अराइज ही नहीं करेगा, एजेंसी प्रॉब्लम अराइज नहीं करेगा, वो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये हम बात कर रहे थे। अब इसके अंदर एक मैंने और क्वेश्चन कहीं से कंपोज ऑफ किया था, सवाल वो किया था, एन ऑडिट कमेटी शुड बी, एक ऑडिट कमेटी जो कितने लोगों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। तो अभी तो आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, हमेशा इसके अंदर ऑड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, और ऑड नंबर में होने चाहिए। तो उसका अल्टीमेट मतलब ये है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव नहीं बैठ सकते, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठेंगे, और ये कम से कम जो है वो 3 होने चाहिए। तो ये मैं आपको अभी ऐसे ही बता देता हूँ, फिर आगे चल के बात करेंगे इसको तफसील के साथ। ठीक है जी। यहाँ पे एक और सवाल है जो अभी हमने बात की थी, मोस्ट मीन्स ऑफ अचीविंग पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाया। तो पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड हमें क्या देता है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज को क्या कर सकता है उनके लिए? शाबाश। तो मोस्टली बच्चे जो है उनकी राय मैं देख रहा हूँ अभी, तो मोस्टली बच्चों की राय जो है ये आ रही है कि पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड है, इसका मकसद है, उसामा ने भी, जवेरिया, उसके साथ एक बच्ची और है नीदा, जवाद, और फिर है उसाम खान, और इन तमाम बच्चों ने मुझे जो है ज़ियान, इन तमाम बच्चों ने जो मुझे जवाब दिया है वो दिया है कि मकसद इसका है पब्लिकेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स। बिल्कुल ठीक है, इसका यही मकसद है कि एनुअल अकाउंट्स प्रिंट किए जा सके। सो दिस इज व्हाट द रीजन। यहाँ पे आके मैं ये वाली स्लाइड्स में इनको मैं जोड़ देता हूँ। ये मेरा जो, अगर सेक्शन वाइज देखेंगे तो ये मेरा जो लेक्चर था, ये था मेरे पास इस वक्त लेक्चर था, इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मैंने जिस पे बात की, ये मेरा लेक्चर नंबर था 45th। अच्छा, और 45th लेक्चर जो है ये मैंने यहाँ तक जो लेक्चर ये अपलोड कर दिए थे आपके गूगल क्लासरूम में। आप अपने गूगल क्लासरूम से इनको जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपके साथ शुरू करता हूँ अगला काम। अगला काम जो मेरा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हवाले से एक नए एस्पेक्ट से शुरू कर रहा हूँ। नए एस्पेक्ट से इस तरह से शुरू कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारा इशू है वो ये है कि आप जानते हैं कि सारे का सारा निज़ाम जो चलता है बिजनेसेस में, इन बिजनेसेस में, वो सारे का सारा काम चलता है कमेटीज़ के जरिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कमेटीज़ किस किस तरह की होती हैं, कमेटी का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से बनती है। तो मैंने अभी आपके साथ जो है वो एक स्क्रीन शेयर की है। तो जो स्क्रीन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसके अंदर ये रहा मेरा काम जो है इस वक्त क्या है। इस वक्त मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ कमेटीज़ के ऊपर। कमेटीज़ का नाम आते ही अक्सर बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा मुस्कुराने लग जाते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से कमेटियाँ डालते चले आ रहे हैं, और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि कमेटी उनकी निकल ही आई है। अच्छा,
मैं खुद भी एक कमेटी डालता रहा हूँ किसी बचपन में अपने, लेकिन वो कमेटी जो है हमेशा मेरी आखिरी निकलती थी। होता ये था कि वो जो आंटी जिनके पास हम कमेटी डालते थे, जब भी मैं उनके पास कमेटी के लिए जाता था कि हमारी कमेटी निकली कि नहीं, तो वो क्या कहती थी, वो कहती थी कि अच्छा भाई, कमेटी बस तेरे आने से पहले अभी निकली है और ये मेरी बेटी की निकली है। अगली दफा फिर जाते थे तो कहते थे कि अभी बस तुम्हारे आने से पहले निकली है और ये हबेबा की निकली है, हबेबा जाओगी खूब फलक थी। फिर उसके बाद फिर एक दफा मैं गया तो उसके बाद उन्होंने कहा जी अभी कमेटी निकली है और ये मेरे भतीजे की निकली है। उसके बाद मैं कभी नहीं गया, मैंने कहा मैं जितनी भी दफा जाऊंगा कमेटी किसी और की ही निकलेगी। मैं आखिरी कमेटी वाले दिन गया और उनसे कहा कि आज तो यकीनन मेरी कमेटी निकलेगी। तो फिर वो हंस पड़ी, उन्होंने कहा हाँ आज तुम्हारी कमेटी निकली है, तुम्हारे आने के पहले एक ही बच्ची थी, लिहाजा एक ही कमेटी निकली। अच्छा बच्चों, तो ऐसा अक्सर हो जाता है। हाँ उसामा, पिक्चर जो है ये जो पिक्चर है ये मेरी जो पिक्चर है ये चंद दिन पहले एक मार्केटिंग कैंपेन थी उसके लिए बनाई गई थी, तो उसके लिए बनी थी। लेकिन यह है कि पिक्चर जो है वो मेरी पिक्चर बड़ी मुश्किल से अच्छी आती है। आमतौर पे लोगों की 2-3 पिक्चर लो तो एक सही आ जाती, मेरी 10-12 में से कोई एक निकलती है। अच्छा बच्चों, बात कर रहे थे कमेटीज के ऊपर, तो हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं बात कि देखिए बात यह है कि सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ कमेटी क्या होती है, ठीक है ना। हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय कमेटी, कहीं ये वही वाली कमेटी तो नहीं जो आंटी के यहाँ हम डालते हैं और निकलती नहीं। अच्छा, उसके बाद ये टाइप्स ऑफ कमेटी कौन कौन सी होती है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ कमेटी। देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स बट आई विल गो थ्रू एटलीस्ट 2 व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। और उसके बाद कमेटीज के अंदर पर्पस ऑफ कमेटी क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमेटीज क्या है ये देखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे इनकी क्या क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कमेटी की चेयर और सेक्रेटरी, 2 बंदों की कमेटी जिम्मेदारी बड़ी अहम होती है। और आखिर में रिव्यू करेंगे इन सारी कमेटीज को एक दफा, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कमेटी क्या होती है। देखिए कमेटी एक ग्रुप ऑफ पीपल का नाम है, एक नंबर ऑफ पीपल का नाम है। और ये जो कमेटी है सम मैटर से कमिटेड होती है, इसलिए हम इसको कमेटी कहते हैं। यानी मींस कहने का ये है कि एक कमेटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल टू विच सम मैटर इज कमिटेड। यानी कमेटी का मतलब है कि चंद एक लोग हैं और वो एक मामले के साथ कमिटमेंट कर चुके हैं, यानी वो सिर्फ उस पर फोकस कर चुके हैं, इसलिए उनका नाम कमेटी है। क्लियर जी। कमेटी का मतलब कमिटेड टू अ मैटर। कमेटी का मतलब है a group of people committed to a matter, that is why we called a committee। कमेटी में सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसके अंदर ही ऑथोराइज लोग बैठे होते हैं, इसके पास अथॉरिटी होती है, जब चाहे हुक्म जारी कर सकती है। और उसके बाद ये फॉलो वेल एस्टेब्लिश प्रोसीजर, ये वेल एस्टेब्लिश प्रोसीजर फॉलो करते हैं। इनके हर मीटिंग के अंदर, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हर मीटिंग के अंदर जो कुछ कहा जाता है वो मिनट्स की शक्ल में प्रिपेयर किया जाता है। अगर शेयर होल्डर चाहे तो मिनट्स ऑफ मीटिंग देख भी सकते हैं। लिहाजा यहाँ पे वेल प्रोसीजर होते हैं। जैसे आपने कोर्ट में देखा होगा, एक बंदा नीचे जज साहब के सामने तो नहीं कह सकते, काउंटर से थोड़ा सा नीचे बैठा होता है और हाँ टिक 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 कंपोजिंग कर रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है, जो विटनेस कह रही है, जो जज साहब कह रहे हैं, जो कमेंट्स हो रहे हैं वहां पे उसको कंपोज कर रहा होता है कि आज प्रोसीडिंग में क्या बात। तो एक तो कमेटी जो है आप ये कह सकते हैं कि मोर अथॉरिटी रखती है। दूसरी बात ये है कि इस्टेब्लिश प्रोसीजर को फॉलो करती है और कैन टेक डिफिकल्ट डिसीजन, वो डिफिकल्ट डिसीजन ले सकती है। और यहाँ पे इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट आर फॉर्मली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि कमेटी में हर डिपार्टमेंट का एक हेड आम तौर पे शामिल होता है, इसलिए कमेटी जो है ये फैसले मुश्किल ले सकती है और उन फैसलों पे अमल दरामद भी करवा सकती है। अब आप ये मुझे कहेंगे कि सर बात ये है कि आप ये बताइए कि ये कैसे आप कह रहे हैं कि तमाम रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मिसाल दी जाती है तो एक डायरेक्टर जो है वो मार्केटिंग का है, तो मार्केटिंग का बंदा भी बैठा हुआ बीच में। एक डायरेक्टर जो है एचआर का है, एक जो है फाइनेंस का पर्सन इंक्लूड कर लिया, एक प्रोडक्शन का आपने कर लिया। तो आपने तमाम डिपार्टमेंट हेड तो बिठा लिए, लिहाजा मुश्किल फैसला जो भी होना है इन्होंने तो करना है, तो वो खुद तो वहाँ बैठे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है जी, तो वहाँ मौजूद हैं, इसलिए फैसला मुश्किल भी हो सकता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि मुश्किल फैसले के साथ साथ फैसले पे अमल दरामद भी बड़ी आसानी से हो सकता है, क्योंकि तमाम लोग जो रेलेवेंट इंटरेस्ट के हैं वो एक जगह मौजूद हैं।
तो इसको हम कहते हैं कमेटी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज इटसेल्फ अ कमेटी। अच्छा, अब सवाल यह है कि कमेटी जो है उसका पर्पस क्या है बनाने का। तो हमने कहा पहली बात तो एक कमेटी चंद लोगों पर मुश्तमिल होती है, ज़्यादा बाख्तियार होती है, मुश्किल फैसले कर सकती है और अपने फैसलों पे अमल दरामद करा सकती है। सो कमेटी इज़ अ small number of people committed with the issue can take difficult decision and can implement as well. So this is what we call the committee. So committee का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर आप बात करते हैं कि इसका पर्पस क्या है, तो इसके पर्पसेस की बात करते हो तो देखो इसका पर्पस है फैसले करना, डिसीजन लेना। सो इट्स बेसिकली मेड फॉर मेकिंग डिसीजन, तो ये फैसले लेने के लिए। उसके अलावा इसका मकसद है कि रिप्लाइंग डिसीजन एंड इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है वो रिप्लाई करना, और इसके अलावा बैठ के मुश्किल हालात में ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, नए नए आइडियाज़ लेके आना, क्रिएटिविटी लेके आना, अगला प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करना है, कंपेटिटर क्या कर रहा है, हमने आगे क्या करना है। पार्टिसिपेटिव क्या है, पार्टिसिपेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में पार्टिसिपेट करना, मसाइल को हल करना, और कंसल्टेशन, एडवाइस फराहम करना, इंफॉर्मेशन फराहम करना, ये है कमेटी के मकसद। मुश्किल फैसले करना, इंस्ट्रक्शन देना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके नए नए इजादात लाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, और डिफरेंट इशू के अंदर एडवाइजरी और कंसल्टेशन फराहम करना। तो ये बच्चों कमेटी के इश्यूज हैं। कमेटी, यहाँ तक दो बातें होगी, कमेटी क्या होती है, कमेटी का पर्पस क्या होता है, दो बातें। अब बात ये चाहिए कि कमेटी कितनी टाइप्स की होती है। देखिए वैसे तो हम बहुत क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन दो क्लासिफिकेशन बहुत मशहूर है। इसके अंदर एक कमेटी है जो मुस्तकिल कमेटी है। it is committee which is exist for mustaqil basis, permanent basis and for the long run, permanent basis और long run। तो जो लॉन्ग रन के लिए कमेटी बनती है उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी। लेकिन एक कमेटी होती है जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए होती है। जैसे ही स्पेसिफिक टास्क हमारा मुकम्मल हो जाता है हम इस कमेटी को खत्म कर देते हैं। इसको कहते हैं एड हॉक। जैसा कि उसे नाम से जाहिर है, एड हॉक का मतलब है टेम्परेरी। यहाँ टेम्परेरी का लफ्ज भी लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, टेम्परेरी। तो कमेटी दो तरह की होती है। एक कमेटी होती है स्टैंडिंग कमेटी जो परमानेंट होती है, मुस्तकिल होती है, लॉन्ग रन के लिए होती है, और जो एडहॉक कमेटी होती है वो होती है वक्ती तौर पर। अभी तक इतनी बातें हुई हैं, अभी तक बहुत सारी बातें हुई हैं, जिसमें से तीन बातें हमें। कमेटी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल है, कमिटेड विद द इशू है, कैन टेक डिफिकल्ट डिसीजन, फॉलो द प्रोसीजर एंड सिमिलरली कैन इम्प्लीमेंट दैट डिसीजंस। दूसरी बात, कमेटी फैसला कर सकती है, इन्वॉल्व कर सकती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकती है और मुश्किल फैसले कर सकती है। कमेटी दो तरह की होती है, एक एडहॉक कमेटी होती है, एक स्टैंडिंग। स्टैंडिंग कमेटी मुस्तकिल होती है, लॉन्ग रन होती है, और एडहॉक कमेटी जो होती है वो टेम्परेरी होती है और शॉर्ट वाइल के लिए होती है। चलो, Which of the following are type of committees often temporary in nature? इसमें से टेम्परेरी कमेटी कौन सी होती है? अभी देख लेते हैं। आप स्लाइड, आप डिवाइस लगा के चले गए या मेरा लेक्चर भी सुन रहे हैं? चेक तो करना चाहिए ना बंदे को। हाँ जी, तो जनाब तहरीम है, आमना है, जवाद है, उसामा है, मंसूर है, फरवा है, रहीला है, कौनैन है, जवेरिया है, और रशवा जावेद है, खावर याकूब है, अली मुर्तज़ा है, अर्श रशीद है, नुमान याज है, आमना सदाकत और खावर याकूब है। इन तमाम बच्चों ने एक ही जैसा तकरीबन जवाब दिया और सब ने कहा टेम्परेरी कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जो एडहॉक कमेटी होती है। जी, एडहॉक कमेटी टेम्परेरी होती है। अगर ये जो है परमानेंट होती तो फिर ये स्टैंडिंग कमेटी होती। तो लिहाजा आपकी जवाब को सही मान लेता हूँ और इसी को सही डिक्लेयर। अब बात कर लेते हैं हम, तीन बंदे हैं, ठीक है, बिल्कुल आपकी तरह के समझदार और जी शऊर लोग हैं, जैसे कि आप बच्चे बैठे हुए हैं। सलीम, दानिश एंड दीवान वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन ए फर्म
Black Horse Private Limited is a paint producing company. They are member of permanent staff committee which meets on the monthly basis to discuss staff issues such as pension and benefits. Their purpose is to listen to communication from staff which their department raise issues on behalf of their department. तो जो issues raise होते हैं उनको भी सुनते हैं जो लोग अपने अपने डिपार्टमेंट से रेज करते हैं एट कमेटी मीटिंग विच नेम गिवन टू दिस कमेटी इस कमेटी को आप क्या कहेंगे मोस्टली बच्चे आंसर देना चाह रहे हैं और कुछ बच्चे आंसर दे भी चुके हैं तो इनमें से ज्यादातर बच्चे जो है इसे स्टैंडिंग कमेटी का नाम दे रहे हैं और इसके अंदर माशाल्लाह शामिल है परवा है निहाल है जवेरिया है आमिर है नशावत जवेद है अर्श है उसके बाद जो है वो रहीला है और फिर मंसूर सना जावेद आमना जफर परवा अकरम ठीक है जी ये तमाम बच्चे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन्होंने मुझे जवाब तो भेजा इन्होंने भेजा कि ये स्टैंडिंग कमेटी है क्योंकि डिसिप्लिन के इश्यूज आते रहेंगे पेंशन के इश्यूज आज के थोड़ी हैं ये तो चलते रहेंगे लिहाजा ये स्टैंडिंग कमेटी होगी अब जरा हम जल्दी जल्दी से देखते हैं कौन सी कमेटी क्या है बल्कि मैं खुद ही बोलता जाऊंगा आपने सिर्फ वहां लिखते जाना है अपने नोट्स के ऊपर ठीक है जी कि सबसे पहली बात ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर परमानेंट कमेटी होते हैं एडहॉक कमेटी होते हैं तो क्या कंपनी खत्म करनी है अगर एडहॉक रखने आप यकीनी तौर पे कंपनी चलते रहना इंशाल्लाह इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो परमानेंट होते हैं वो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो एडहॉक कमेटी नहीं होती तो ये क्या होती है ये स्टैंडिंग कमेटी होती है एडहॉक कमेटी नहीं होती उसके बाद आ जाते हैं आपके जनाब स्टीयरिंग कमेटी आम तौर पर ये होता है कि ये किसी खास चीज के ऊपर नजर रखने के लिए बनाई जाती है जैसे स्टीयरिंग का मतलब ये होता है कि किसी चीज पे नजर रखना तो पर्पस ऑफ स्टीयरिंग कमेटी इज टू ओवरसी अ मेजर प्रोजेक्ट ऑफ जनरली आईटी बेस्ड प्रोजेक्ट तो जब आईटी का प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो कमेटी भी खत्म हो जाएगी तो स्टीयरिंग कमेटी अक्सर जो होती है वो एडहॉक होती है वर्क सेफ्टी कमेटी जो है ये क्या आप कहते हैं कि ये एडहॉक हो सकती है या ये जो है ये स्टैंडिंग कमेटी हो सकती है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ आपके ख्याल में क्या राय है आमना बेटी बताएगी सना बेटी बताएगी ठीक है जी और खाबर बताएंगे क्या हाल है जी रहीला बताएं कि जी ये कौन सी कमेटी होगी सब बच्चे कह रहे हैं स्टैंडिंग आमना भी कह रही ठीक है जी और उसके साथ साथ आमना जफर अहमद सदाकत और वलीद ये सब बच्चे कह रहे हैं कि स्टैंडिंग होगी अच्छा क्यों कह रहे हैं जी स्टैंडिंग होगी ये स्टैंडिंग इसलिए कह रहे होंगे निहाल भी कह रहे हैं सना भी कह रही है खावर भी कह रहे हैं अली मुर्तजा भी कह रहे हैं ये स्टैंडिंग इसलिए होगी कि हेल्थ के मामला कौन से खत्म हो जाने हैं जी आज भी मोटरें चल रही हैं फर्म में वहाँ पे इक्विपमेंट चल रहा है वहाँ मशीनरी चल रही है तो हेल्थ का इशू तो रहेगा ही ना तो वर्क सेफ्टी तो बहरहाल सिक्योर करनी है आज भी करनी कल भी करनी तो लिहाजा जब वर्क सेफ्टी कमेटी का मामला पैदा होता है तो जाहिर बात है हम यही कहेंगे कि जनाब जो वर्क सेफ्टी कमेटी है वो मुस्तकिल बुनियादों पे काम करेगी हमेशा देखती रहेगी कि कोई आप जैसा बच्चा ऐसा ना हो जो चेन कवर हटा के मोटर चला दे या खामखा में लाल बटन दबा के देखे क्या होता है या ऐसा करे कि चेन में उंगली दे के देखे क्या होता है तो इस तरह के बच्चों को बचाने के लिए चेन कवर होना चाहिए ठीक है बटन के पास जो है वो अलार्म स्विच होना चाहिए जब ऐसा बच्चा शरारत करे फौरन बेल बोल जाए तो इसलिए वर्क सेफ्टी कमेटी का काम है कि मिलते रहे और इन शरारती बच्चों की शरारतों से बचते रहे क्योंकि यहाँ कोई ना कोई मसले तो पड़े रहते अब आ जाता है एथिक्स कमेटी ये एथिक का जो मामला है ये आपके लिए बड़ा मुश्किल है उसकी वजह क्या है कि एथिक्स पढ़ाना जो है आमतौर पे मुश्किल उन बच्चों को होता है जो अनएथिकल होते हैं आप तो एथिकल बच्चे हैं ना हाँ बस ठीक है फिर तो आसान होना चाहिए अच्छा अब एथिकल कमेटी का काम ये है कि कोई भी चीज़ जो है वो एथिक्स के खिलाफ ना हो एथिक्स मैंने पढ़ाई थी आप बच्चों को याद हो मैंने तो एथिक्स के प्रिंसिपल भी थोड़े थोड़े बताए थे आप तो एथिक्स में मसला ये है कि जो है वो किसी का आप ये कह लीजिए कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव इंस्टीट्यूटेड एथिक्स कमेटी ताकि प्रैक्टिस और प्रोसीजर वो फॉलो किए जाए जहाँ पे
किसी का कोई कॉन्फिडेंशियल इंटरेस्ट ना हो, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीकेज ना हो, कस्टमर कंप्लेंट को अच्छी तरह टैकल किया जाए, मसाइल जो उन्हें ठीक ठाक तरीके से रिजॉल्व किया जा सके, इसे एथिक्स कमेटी बनाई जाती है। अब आगे कौन सी कमेटी? रिन्यूमरेशन कमेटी। रिन्यूमरेशन कमेटी क्या करती है आप बच्चे जानते हैं? क्या करेगी जी? सैलरी डिसाइड करेगी। किसकी सैलरी डिसाइड करेगी? हमने कहा था रिन्यूमरेशन कमेटी सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदों की सैलरी डिसाइड करेगी, जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या सिर्फ डायरेक्टर्स की सैलरी तय करेगी। तो सवाल ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये बाकी लोगों की सैलरी भी तय करेगी? चलिए पूछ लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि ये डायरेक्टर्स की सैलरी तय करेगी, बाकी लोगों की सैलरी भी तय करेगी? क्यों बच्चों? तो आपने कहा नो, जवाब ने भी कहा, ताकत ने बिल्कुल सही कहा आपने, मंसूर अंसारी ने भी सही कहा। वेरी गुड, मैं बड़ा खुश हुआ आप लोगों को। तो समझ आ रही है यार, मैं तो समझ रहा था बच्चे इतने समझदार नहीं है, आप तो समझदार बच्चे काफी ज्यादा। अच्छा, तो नैन देखो कितना समझदार बच्चा है, जवेरिया देख लीजिए। तो यार आप तो समझदार बच्चे हैं। हाँ वाकई भी रिन्यूमरेशन कमेटी का काम है बोर्ड डायरेक्टर्स की सैलरी को तय करना सिर्फ, बाकी की सैलरी HR और फाइनेंस का इशू है, वो खुद ही कर लेंगे। लेकिन डायरेक्टर्स की सैलरी क्यों दी है रिन्यूमरेशन कमेटी को? इसलिए दी है कि डायरेक्टर खुद ही ना कहेंगे चलो जी A1 काम हो गया है, बड़ा अच्छा काम चल रहा है, हमारी सैलरी डबल हो गई, ठीक है जी, हमारी सैलरी डबल हो गई। फिर हम कहते हैं नहीं जनाब अभी सैलरी डबल का कोई जवाब नहीं बनता, और जनाब 6 माह बाद पता चले कि सैलरी फिर डबल की हुई है। तो लिहाजा हम यहाँ पे इनकी सैलरी को डबल होता हुआ नहीं देख सकते। क्यों? वजह यह है कि इनकी सैलरी परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, और वो परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए हमारे पास जो है वो डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मौजूद हैं, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का एक खास सेट ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिनको हम कहते हैं, जो बैठे हैं रिन्यूमरेशन कमेटी में। और वैसे आपस की बात है, रिन्यूमरेशन कमेटी में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा ऑड में होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं। उसका मकसद ये होता है कि जब डिसीजन होने लगे तो डिसीजन आसानी से हो सके। चाहे ऑडिट कमेटी है, चाहे रिन्यूमरेशन कमेटी है, हर कमेटी में नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑड ही होते हैं। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा हो गया कि आपसे अगर मैं ये पूछूं कि एज a requirement of combined code of corporate governance, the remuneration committee of a large company determine, क्या डिटरमिन करती है जी? रेट ऑफ पे, ग्रेड्स। तो रेट ऑफ पे और ग्रेड्स डिटरमिन करती है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे बच्चे जवाब देंगे, तो बच्चों ने मुझे जो जवाब भेजा है मोस्टली ने डी भेजा है, जिसमें फरवा है, ठीक है, आमना बच्ची ए वो नहीं गलत कर रही है, और जो फरवा है वो ठीक कह रही है, ए कह रही है, सना भी ए कह रही है। तो ये बच्चे जो ए वाले हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जल्दी से जाता हूँ, ये तेजी से आंसर मूव कर रहे हैं। तो डी जो है रहीला का भी है, आमना का भी, हाँ ठीक है जी। अच्छा डी क्यों कह रहे हैं जी? डी इसलिए कह रहे हैं कि देखिए ये जो पे रेट होते हैं और ये जो ग्रेड का मामला होता है, ये सारा HR ने तय करना होता है, HR डिपार्टमेंट ने फाइनेंस के साथ मिलकर। जो हमारे कंबाइंड कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसमें रिन्यूमरेशन जो डिसाइड करना होता है वो बेसिकली डिसाइड करना होता है किसने? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने करना होता है। तो इस हवाले से अगर कहें कि कंपनी का जो पे रेट है और ये सारे मामला हैं, ये काम नहीं है जो है आप कह लीजिए कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। रिन्यूमरेशन कमेटी का ये काम नहीं है। रिन्यूमरेशन कमेटी सिर्फ इसलिए बनी है कि डायरेक्टर्स की पे डिसाइड करे, बाकी काम HR खुद ही कर लेगा फाइनेंस के साथ मिलकर, बाकी लोग। अब सवाल ये कमेटी के एडवांटेजेस क्या हैं? तो आपके जहन में फिर वही कमेटी आ जाएगी जो आप पैसों के लिए डालते हैं। तो आप कहेंगे सर बड़े एडवांटेज है, पैसे इकट्ठे मिल जाते हैं, बंदा मोटरसाइकिल नहीं ले लेता, बंदा घर को पेंट करा लेता है, ठीक है जी, और कुछ नहीं तो बंदा गाड़ी के शीशे नहीं दिलवा लेता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो वाली कमेटी नहीं। वापस आइए, कौन सी वाली कमेटी है? वी आर टॉकिंग अबाउट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिन्यूमरेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी, हम उसकी बात करें। तो क्या फायदा जी? जिम्मेदारियां शेयर हो जाती हैं, ठीक है जी। एबिलिटी टू अंडरटेक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वर्क, ज्यादा काम कर सकते हैं। डिसीजन की असेसमेंट बेस्ड डिसीजन होते हैं। मसला ये डिसीजन स्लो हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल डिसीजन होते हैं रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेंसस बेस्ड, बट स्लो होते हैं, ये हम मान लेते हैं। पूल टैलेंट एंड जजमेंट अलाउ स्पेशलाइजेशन की, यहाँ पे हर तरह का टैलेंट होता है। HR का भी बंदा बैठा हुआ है, फाइनेंस का भी बैठा हुआ है,
इसी तरह इंजीनियर भी बैठा हुआ है, अगर कोई लीगल इशू ना हो तो नॉन एग्जीक्यूटिव कहते हैं कोई ऐसा डायरेक्टर भी रखें जिसका ताल्लुक लॉ के साथ, बिजनेस लॉ के साथ। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इम्प्रूव करते हैं हम कोऑर्डिनेशन, और उसके साथ साथ जो है उनका मकसद ये होता है कि फोकल पॉइंट के ऊपर बात की जाए और इम्प्रूव किया जाए कम्युनिकेशन को, बेटर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की जा सके, और इसके साथ साथ तमाम डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन भी हो, चूँकि हर डिपार्टमेंट का हेड यहाँ बैठा हुआ है तो कोऑर्डिनेशन भी अल्टीमेटली इंश्योर हो जाता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी कमेटी जो है उसका एक एडवांटेज ये है कि फैसले जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बिल्कुल सही है। फैसले बहस से होते हैं, बिल्कुल ठीक है। फैसलों में सबकी राय ली जाती है, बिल्कुल ठीक है। फैसले इम्प्लीमेंट कराए जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। टाइम कॉस्टिंग है, ठीक है, ये टाइम कॉस्टिंग होना ड्रॉबैक में डाल देते हैं कि फैसले जो है स्लो होते हैं, बिल्कुल सही है, फैसले स्लो होते हैं, डिसीजन मेकिंग इज स्लो। हर वो फैसला जिसमें लोगों की राय शामिल होनी होती है वो फैसला हमेशा क्या होता है, स्लो होता है। आप दुनिया का कोई फैसला ले लीजिए, वो स्लो होता है, जिसमें लोगों की राय लेनी होती है। जैसे मेरी शादी का फैसला, उसमें सबकी राय लेनी थी, वो स्लो हुआ। अच्छा बच्चों, तो हर वो फैसला जिसमें लोगों की राय लेनी होती है फैसला स्लो होता है, लेकिन एक फायदा होता है, फैसला अच्छा हो जाता है क्योंकि सबकी राय से डिसीजन अच्छा हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सबकी राय लेने से डिसीजन अच्छा हो जाता है, लेकिन क्योंकि राय सबकी लेते लेते वक्त लग जाता है इसलिए फैसला स्लो हो जाता है। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि फैसला कंप्रोमाइज हो जाता है। आप आइसक्रीम खिला देते हैं या आप जो है डायरेक्टर्स हैं एक दूसरे के साथ कमिटमेंट कर लेते हैं, या लास्ट टाइम आपकी बात हमने मानी जी, सब आप हमारी बात माने, कंप्रोमाइज हो जाता है। वेस्ट ऑफ टाइम भी होता है, रिसोर्सेज भी होते हैं, ये भी बात, दोनों चीजें होते हैं, टाइम वेस्ट होता है, रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं, पार्ट ऑफ द गेम। उसके साथ साथ ये है कि मैनेजर में डेडिकेट देयर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग। ये भी तो हो सकता है कि वो सोशल लॉसिंग शुरू कर लें। मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए जी मैं डायरेक्टर हूँ और वहाँ पे 10-15 और डायरेक्टर भी हैं, तो मैं कहता हूँ यार सारे बहस कर रहे हैं, इतने समझदार लोग हैं, मैं जरा चाय पे फोकस कर लेता हूँ, इनको बहस करने देते हैं। तो ये भी तो हो सकता है। तो कभी कभी इस तरह की भी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि आप वो बात भी करने पे कर लेते हैं जो कि कंसर्न आपका जो होता है वो उस वक्त नहीं होता, लिहाजा डिसीजन मेकिंग के अंदर आप थोड़ा सा डिले करते हैं। और उसके अंदर ये भी हो जाता है कि बाज़ लोग राय नहीं देते, ठीक है यार मैं बैठा हूँ चाय बिस्किट खा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। मुझे खुद याद है एक दफ़ा एक मीटिंग थी, उसके अंदर काफ़ी सारे अच्छे बिस्किट पड़े हुए थे, तो मैं खूब बिस्किट खा रहा था, लेकिन जब मेरे मतलब की बात आती थी फिर मैं बिस्किट साइड पे करके इतनी को बातें करता था कि बस सब मेरी बात नहीं सुनते थे। जो काम की बात होती थी वो मैं कर लेता था, उसके बाद फिर अल्टीमेटली ये होता था कि कुछ चीज़ें काम करने के बाद कंप्लीट कर लेते थे। अब अगला बात आ गया जी क्या, कि सम एक्सपीरियंस कमेटी मेंबर में डोमिनेट। ये भी हो जाता है कि कभी कभी एक्सपीरियंस डोमिनेट मेंबर जो है वो डोमिनेट करते हैं, तो हम उसको एक खास टर्म यूज करते होते हैं, हम इसको कहते होते हैं वो, अल्लाह आपका भला करे, इसको कहते हैं वो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ब्लाइंग टैक्टिक्स। ब्लाइंग टैक्टिक्स ये होती हैं कि जो सीनियर मेंबर होते हैं वो जूनियर मेंबर के ऊपर जो है वो एक दबाव डाल देते हैं, तो वो ब्लाइंग टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, यानी उनके ऊपर डोमिनेट कर देते हैं। और उसका बड़ा आसान तरीका होता है, जैसे आप बड़े इज्जतदार बंदे हैं, बात कर रहे हैं और मैं बड़ा सीनियर आदमी, तो मैं आपसे कहता हूँ बेटा मेरी बात सुनो। जब मैं कहता हूँ ना बेटा मेरी बात सुनो, वो ऐसे लगता है जैसे मैंने आपको पता नहीं कितना कुछ जूनियर समझ लिया। तो इस तरह की सिचुएशन में जो होता है वो आपकी राय जो है वो रह जाती है। तो वाकई बात सीनियर मेंबर जो है बोलने देते ही नहीं किसी को। इसी तरह एक्सेस प्रोसीजर मैटर रिड्यूसेस द टाइम अवेलेबिलिटी फॉर डिस्कशन। प्रोसीजर इतना ज़्यादा होता है, हर चीज़ लिखनी है, हर चीज़ पॉइंट के मुताबिक चलनी है, तो अल्टीमेटली जो काम की बात होती है वो तो दब जाती है बीच में। तो ये भी एक मसला है। तो हम ये कहते हैं ठीक है यार कमेटी का फैसला, फ़ायदा ये है कि फैसला बड़ा अच्छा होता है, फैसला कॉन्सेंसस बेस्ड होता है, फैसले में सबकी राय शामिल होती है, फैसला रिप्रेजेंटेटिव होता है, इम्प्लीमेंट करना आसान होता है, बड़ा फोकल पॉइंट फोकस फैसला होता है, और फिर उसके अंदर रिग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक तरह का तमाम लोगों का इजमा होता है। लेकिन नुकसान ये है कि कभी कभी सियासत हो जाती है, वो उनकी बात मान लेते हैं, उनकी बात मान लेते हैं, कंप्रोमाइज़ हो जाता है। जैसा आपने करनी तो नहीं चाहिए बात, जैसे आपने असेंबली में देखा कभी कभी कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं कि अच्छा यार ठीक है आप हमारे प्रेसिडेंट को वोट डाल दो, हम तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को वोट डाल देंगे, तो कमिटमेंट हो जाती है। तो इस तरह से भी हो सकता है।
और वहाँ भी यहाँ भी पॉलिटिक्स चल सकती है। स्लोअर डिसीजन हो सकता है, बहस में बड़ा वक्त लग जाएगा और इससे बस रिसोर्सेज वेस्ट होंगे और बात का डोमिनेटिंग मेंबर हम जैसे यंग लोगों को बोलने ही नहीं देते। वो कहते हैं अच्छा यार तुम चुप करके बैठो, जितनी अकल हमें उतनी तो तुम्हारे मतलब कि क्या आप कह चले छोड़े आगे चलते बात करें। अच्छा बताओ, अब बात आ गई यहाँ पे, दो तीन बंदे, एक का नाम मैनेजर दाऊद एंड सईद आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू रिजॉल्व अ बिजनेस प्रॉब्लम। दाऊद सजेस्ट a committee should be formed to discuss the issue। दाऊद और सईद बातें कर रहे हैं कि यार कारोबार के मसले कैसे हल करें। तो कहता है, दाऊद कहता है यार ऐसा ना करें, एक कमेटी बना ले। तो सईद आर्ग्यू करता है, यानी आर्ग्यू मतलब एतराज कह लीजिए, दैट कमेटी आर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। एक तो ये वक्त खाएगी और पैसा भी खाएगी, कमेटी पे पैसे बड़े लग जाएंगे। और दूसरी बात ये कि दे इनवाइट अ कंप्रोमाइज इंस्टेड ऑफ क्लियर कट डिसीजन। क्लियर कट की बजाय कंप्रोमाइज डिसीजन ले लेंगे। तो कौन सा मुझे ऑप्शन पिक करना चाहिए यहाँ पे कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप कह सकते हैं दोनों ट्रू है, आप कह सकते हैं एक ट्रू है, आप कह सकते हैं कि दूसरी ट्रू है, आप ये कह सकते हैं दोनों ट्रू नहीं। देखते हैं जवाब क्या देते हैं बच्चे। तो आप बच्चों में से सब ने मुझे ए जवाब भेजा है, जिसके अंदर खावर यकूब है, उसके बाद जो है वो जो है रोशान नाज हैं, फिर जवाद हैं, फरवा है, मंसूर है, रहीला है, ठीक है जी, अर्श है। उन्होंने अर्श ने बोथ लिख दिए। और फिर उसके बाद माहा है, निदा है, ठीक है जी, ज़यान है, और उसके बाद फिर निहाल है, जवेरिया है, आमना जफर है। ये वो बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि जनाब ये दोनों ही ठीक है और बिल्कुल सही है। कमेटी टाइम कंज्यूमिंग है, कमेटी पैसा खाती है, जब बुलाना पड़ता लोगों को तो बाई एयर टिकट भी देने पड़ते हैं, टीएडीए देना पड़ता है, यानी बाई एयर टिकट भी देने पड़ते हैं, मीटिंग के पैसे भी देने पड़ते हैं और खर्चा भी पड़ता है। तो ये तो बात है, लेकिन मसला ये कि बात कंप्रोमाइज भी हो जाता है, क्लियर कट डिसीजन नहीं होता, ये बात ठीक है। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव साइड बन जाए और आप आज के बाद जहाँ भी बैठेंगे जी कमेटी बनानी नहीं। इन ड्रॉबैक के बावजूद भी कमेटी बनाना अच्छा होता है बिजनेस पर्पस के लिए। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। कमेटी में फेल टू रिकमेंड डिसेसिव एक्शन वेयर नीडेड ड्यू टू द नीड फॉर कंप्रोमाइज बिटवीन। तो कमेटी में फेल टू रिकमेंड डिसेसिव एक्शन, हो सकता है बाद कमेटी डिसेसिव एक्शन लेने से रह जाती है ड्यू टू नीड फॉर कंप्रोमाइज बिटवीन मेंबर के मेंबरों में कंप्रोमाइज हो जाता है। तो ये बात ट्रू है, बात हो जाता है। Committee typically make decision more quickly than individuals as they create a larger pool of skills and knowledge। तो ऐसा भी बिल्कुल ठीक है कि कमेटी जो है वाकई जो है, मैं जरा जल्दी में था, तो कमेटी टिपिकली कमेटी मेक डिसीजन मोर क्विकली देन, ओ सॉरी, मोर क्विकली क्या कमेटी क्विकली डिसीजन ले सकती है? नहीं, कमेटी क्विकली डिसीजन नहीं ले सकती। हाँ ये ठीक है, क्रिएट ए लार्जर पूल ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज, ये सही है बात, ये मुझे सही लग रही है। लेकिन ये जो मामला आपने लिखा है कि टेक मेक डिसीजन क्विकली डिसीजन नहीं कर सकते, लिहाजा ये फॉल्स ही कहेंगे। एक हिस्सा सही है, एक हिस्सा। अब यहाँ पे आ जाता है बच्चों एक अहम इशू, साइज ऑफ कमेटी। कमेटी का साइज कितना होना चाहिए? आप भी सोचें, मैं भी सोच रहा हूँ। कहते हैं कि अगर कमेटी बहुत बड़ी हो, कमेटी टू लार्ज हो, बहुत बड़ी कमेटी हो, कहते हैं बड़ी कमेटी हो तो उसके अंदर ये होता है कि बहस मुबासा बहुत होता है, और बहस ज्यादा होने की वजह से बड़ी कमेटी होने की सूरत में बहस ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा वक्त ज़ाया हो जाएगा, टाइम ज़ाया हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा। और अगर कमेटी बहुत छोटी हुई तो फिर हो सकता है उसके अंदर स्किल्स पूरी ना हो, लैक ऑफ ब्रेथ ऑफ एक्सपर्टीज हो जाए। क्योंकि देखिए हमें बोर्ड में तमाम स्किल्स चाहिए, आईटी का बंदा भी चाहिए, एचआर का भी होना चाहिए ताकि डिस्कशन जब हो, मार्केटिंग एक्सपर्ट भी होना चाहिए, फाइनेंस का कोई लीडिंग आदमी होने चाहिए, एक या दो, ठीक है जी, कॉस्ट के भी होने चाहिए,
और रिपोर्टिंग के भी होने चाहिए, ठीक है जी। उसके साथ साथ हमें जो है प्रोडक्शन से कुछ इंजीनियर्स की मदद चाहिए होती है। इस तरह अगर ये शिपिंग है तो हमें कोई नेवल की मदद चाहिए, अगर ये एविएशन है तो कोई रिटायर्ड मार्शल, एयर मार्शल होना चाहिए, ताकि हमें जो हवाबाजी है उसका पूरा नॉलेज हो। तो हमें पूरी स्ट्रीम चाहिए होती है। बाज़ औक़ात तो जो नॉमिनेशन कमेटी होती है वो पता है क्या कहती है, वो कहती है जी आज जो बहस हुई है, इस बहस में सारी बातें अच्छी हुई हैं, आईटी के मतलब कोई नहीं बोला, लिहाजा एक डायरेक्टर आईटी का भी ऐड कर, ताकि आइंदा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे भी ओपिनियन है। आप देख, अच्छा वैसे एक बात और भी देखिएगा कि दुनिया जैसे जैसे बदलेगी, बोर्ड का स्ट्रक्चर भी बदलेगा। मैं एक दिन पढ़ रहा था कि अब बोर्ड में रोबोटिक्स के लोग भी बैठा करेंगे, यानी एक जमाने में आईटी का एक बंदा नहीं होता था, और अब वो कह रहे रोबोटिक्स के का भी एक बंदा होगा। क्यों? क्योंकि अगर देखिए चाइना में जो है वो इस वक्त 1000 वर्कर्स के ऊपर 72 to 80 रोबोट्स काम कर रहे हैं। चाइना में 1000 वर्कर्स के ऊपर सॉरी अमेरिका में 52 से लेके 60 रोबोट काम कर रहे हैं। तो रोबोटिक्स का भी एक बंदा एक पक्का रखना पड़ेगा आपको बोर्ड में, तो बोर्ड का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता जाएगा। लेकिन मैं अपनी बात को वापस आता हूँ, अगर बंदे कम रखते हैं तो नॉलेज या ब्रेथ ऑफ नॉलेज कम हो जाएगा, अगर ज्यादा रखेंगे तो बहस मुबासे में टाइम जाया होगा। तो फिर क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा ना बच्चों ने, तो स्टैटिस्टिक्स में एक होती है बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। मैं पहले स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता था तो इस तरह बनाया करता था, मुझे याद है एक डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की, याद है आप? अच्छा, तो ये बिल्कुल वही डिस्ट्रीब्यूशन है कि ना तो दे शुड बी लार्ज इन नंबर, ठीक है, नॉट दे शुड बी लार्ज इन नंबर, ना तो बहुत ज्यादा लार्ज इन नंबर होने चाहिए। लार्ज इन नंबर होंगे तो बहस मुबासा ज्यादा होगा और स्लो डिसीजन हो जाएगा, ठीक है जी। डिसीजन तो डिसीजन जो है वो स्लो हो जाएगा, और अगर कम होंगे तो लैक ऑफ नॉलेज हो जाएगा, लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल हो जाएगा। लिहाजा ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि कम रखो ना ज्यादा, तो फिर क्या करना चाहिए? तो आप बिल्कुल सही समझे, तमाम बच्चे इसको कहते हैं इंटेलिजेंट बच्चे, तो आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि फिर सर दरमियाना रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए, और दरमियाना रास्ता ये है कि हमें ना तो बहुत ज्यादा रखने चाहिए ना बहुत कम, देयर शुड बी अ मॉडरेट इन नंबर, इनका यानी ऑप्टिमम साइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम साइज होना चाहिए। अब एक बच्चा पूछ रहा है फिर सर नंबर बता दें कि कितने नंबर होने चाहिए, कितने लोग होने चाहिए। नहीं, इट वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, इट वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। हो सकता है शूज की जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या सॉरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, उसमें 6 बंदे ही काफी हो, लेकिन एक नेवल या कोई जो है एयरलाइन है, तो उसके अंदर हो सकता है 20 डायरेक्टर भी थोड़े हो। तो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो फिर जो फील्ड होगी उसके मुताबिक आपको सोचना पड़ेगा। तो ये चीज है। अब आगे बात करते हैं, तो बात आ जाती है साइज एंड सक्सेस ऑफ कमेटी। साइज की बात हो गई, सक्सेसफुल कमेटी कौन सी हो सकती है? सक्सेसफुल कमेटी हो सकती है जिसके अंदर तमाम रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हो। तमाम रिप्रेजेंटेटिव से मुराद है मार्केटिंग के लोग भी बैठे हो, एचआर के भी बैठे हो, प्रोडक्शन भी बैठे हो, तमाम यूनिट्स के लोग। इसका जो जो लीडर होना चाहिए वो बिल्कुल एक स्किलफुल पर्सन होना चाहिए, ठीक है जी। एक ऐसा पर्सन जिसकी आंखों में चमक हो, टॉल हाइट का हो, स्मार्ट हो। नहीं गलत बात कह गया, ये नहीं चाह रहा था मैं कुछ बात करने लग गया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा आदमी हो जिसमें लीडरशिप स्किल्स हो, लोगों को मोटिवेट कर सके, लोगों को बोलने पर मजबूर कर सके बोर्ड में कि अपनी अपनी राय दो, और लोगों को वर्क पे उकसा सके, इंस्पायर कर सके, और लोगों को काम की तरफ लगा सके। पहली मेरी तीनों बातों को निगलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद एक सूटेबल सब्जेक्ट हो, वो एक्शन के लिए प्रिसाइजली प्रपोज एजेंडा हो, कमेटी तक कामयाब है अगर एजेंडा पहले हो। एजेंडा क्या होता है बच्चों? एक कागज होता है जिसके ऊपर पहले से तय होता है कि इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन करनी है। तो एजेंडा होता है पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन,
पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन। अब जरा जहन में रखिएगा कि अगर फर्ज कीजिए हमने पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनाए ही नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठ के क्या करेंगे? टाइम ही जाया करेंगे, या कोई और कमेटी है टाइम ही जाया करेगी। बेहतर क्या है? बेहतर यह है कि पहले पॉइंट तय करें कौन कौन से आज बातें किस किस चीज पे होनी है, और ताकि लोग तैयार हो गए हैं। अच्छा, जब आप पॉइंट्स ऑफ एजेंडा भेजते हैं तो साथ ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा तो नहीं होते, वो तो बाहर से आते हैं। उन्हें नोट्स, उन्हें फाइल्स और डाटा पहले भेजें। अच्छा, फर्ज कीजिए आपने नोट्स, फाइल और डाटा नहीं भेजा, एजेंडा नहीं भेजा, आपने मीटिंग पे बुला लिया, वो आ जाएंगे, आके टीएडीए रहेंगे, अटेंड करेंगे और आपसे आगे क्लियर कह देंगे मेरे पास नोट्स नहीं थे लिहाजा पढ़ के नहीं, फिर वो मशवरा देंगे। लिहाजा ऐसे काम नहीं चलता। ये सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, ये एक सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि वो जब पॉइंट तय करता है, एजेंडा तय करता है, तो साथ नोट्स और डिटेल सारी भेजे ताकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी तैयार होके आए। ठीक हो गई बात? मैं जरा देखूं किसी बच्चे ने सवाल भेजा है, क्या क्वेश्चन है, एक मिनट लेट मी सी। हाँ, ये सही है, आपने बिल्कुल सही कहा। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी वो भी एक कमेटी है, उसमें भी इसी तरह के रूल्स होते हैं। लेकिन उसामा हसन, ये आप तो कह सकते हैं कि सब बच्चे शायद इस बात से इतने वाबस्ता ना हो। तो हो सकता है आप किसी पॉलिटिशियन के बेटे हो, या चाचू या अंकल आपके कोई पॉलिटिशियन हो, या आपने पॉलिटिकल साइंस में पहले कोई स्पेशल स्टडी की हो, बाकी बच्चों ने नहीं की होगी, इसलिए होता वो भी ऐसे ही, आप सही कह रहे हैं। अच्छा बच्चों, तो ये हो सकता है बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इंटरेस्ट, तमाम इन लोगों का इंटरेस्ट देख सके, ऐसी कमेटी हो, लीडर उसका अच्छा हो, डिस्कशन कर सके, उसके बाद करवा सके, और फिर उसके बाद ये है कि कमेटी वही अच्छी है जिसका एजेंडा और प्रपोजल पहले से तयशुदा हो, और कैलकुलेट करे अपनी प्रायर मीटिंग कब होनी है, वो सारी चीज़ें पहले से तयशुदा हो, और हैव अ नेसेसरी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, उनके पास नेसेसरी स्किल्स हो और एक्सपीरियंस हो जिसकी बुनियाद पर वो काम कर सकते हैं। और फिर बात यह है कि अगर स्किल्स पूरी होंगी तो अब देखिए ना, अगर एक बंदा मौजूद ही नहीं, जैसे हम कोई शिपिंग कंपनी चला रहे हैं और कोई नेवी का बंदा नहीं है, नेवल कोई नहीं, तो जाहिर है फिर तजर्बा ही नहीं होगा, जाहिर है फैसले गलत होंगे। वहाँ उस स्किल्स के लोग होने चाहिए। और बी वर्थ ऑफ कॉस्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन, याद रहे बिजनेस में, दुनिया में हर काम इस चीज़ के पेश नज़र होता है कि कॉस्ट क्या आएगी और बेनिफिट क्या होगा। तो कमेटी वाकई इतनी वर्थ हो कि जो कॉस्ट उस पर बियर की जाए उससे ज़्यादा हमें बेनिफिट दे सके। क्लियर बच्चों? ये हो गया साइज के मुताबिक और सक्सेसफुल कमेटी के मुताबिक बात। अब अगली बात ये आ गई कि देखिए यहाँ पे दो बड़े अहम रोल होते हैं, जो एक रोल होता है सेक्रेटरी का और एक चेयरपर्सन का। सेक्रेटरी और चेयरपर्सन का बड़ा अहम रोल होता है। मैं इनको इस तरह से आपको समझाता हूँ कि देखिए तीन तरह से इस रोल को देखिए। एक रोल देखिए बिफोर मीटिंग, जी बिफोर मीटिंग, बल्कि मैं यूं लिखता हूँ बिफोर मीटिंग, ड्यूरिंग मीटिंग, आफ्टर मीटिंग। देखिए, अगर मैं कहता हूँ चेयरमैन और उसके बाद आ जाता सेक्रेटरी। देखिए, जहां तक चेयरमैन का ताल्लुक है, बिफोर मीटिंग जो है वो चेयरमैन का इतना ज्यादा काम नहीं होता। चेयरमैन का काम ड्यूरिंग मीटिंग बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसे पॉइंट डिस्कशन करने होते हैं, उसके बाद जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते उन्हें पार्टिसिपेट कराना होता है, फिर उसके अलावा ड्यूरिंग द मीटिंग उसे डिसिप्लिन
इंश्योर करना होता है कि ऐसा ना हो कि आपस में दो बंदे बहस में उलझ जाएं, और अच्छा फिर उसे बहस को वॉन्डरिंग से भी बचाना होता है कि बहस दाएं बाएं ना चली जाए। तो चेयरमैन का काम ये है कि बहस को पॉइंट पे रखे, वॉन्डरिंग भी ना होने दे, प्लेइंग टैक्टिक्स भी ना होने दे, उसके साथ साथ जो है वो हर बंदे को फोकस्ड करवा के रखे कि जो बात मैं कह रहा हूँ उसी के ऊपर सारे, या जो एजेंडा है बस उसी पे बात हो। लेकिन जो है ये यहाँ पे जो रोल है सेक्रेटरी का वो बहुत महदूद होता है। उसका काम सिर्फ ये होता है कि नोट्स बनाए, क्योंकि नोट्स को बाद में उसने मिनट्स ऑफ मीटिंग में कन्वर्ट करना है, और उसके अलावा अगर कोई चीज़ भूल गया है चेयरमैन तो चेयरमैन को मेमोराइज करा दे कि वो फलां पॉइंट लिखा था वो आपने डिस्कस नहीं किया, बस। लेकिन कमेटी शुरू होने से पहले सेक्रेटरी का काम बहुत ज़्यादा है। उसे एजेंडा फाइनल करवाना है, एजेंडे को साइन सिर्फ चेयरमैन ने करने हैं, और एजेंडा फाइनल कराना है, उसे वेन्यू तय करना है, उसे टाइम और डेट तय करनी है, उन्हें तमाम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नोट्स भेजने हैं, डिटेल भेजनी है, और उनको टीए डीए जो भी उनके मामला है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव उम्र सारे देखने हैं। तो शुरू में काम जो है वो ज़्यादा सेक्रेटरी का है, मिनट्स ऑफ मीटिंग के हवाले से, अरेंजमेंट के हवाले से, ये सारे काम इसके। लेकिन मीटिंग के दौरान इसका काम फिर कम होता है, ज़्यादा चेयरमैन का होता है। लेकिन आफ्टर मीटिंग फिर सेक्रेटरी का काम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सबके साथ करस्पॉन्डेंस करनी, उन्हीं नोट्स को मिनट्स में कन्वर्ट, उन्हीं नोट्स को फिर कन्वर्ट करना है, यहाँ पे मिनट्स लिखो, यहाँ हमें एजेंडा लिखना चाहिए, यहाँ मिनट्स ऑफ मीटिंग में कन्वर्ट करना है नोट्स को, और फिर उसको अप्रूव कराना है। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल वैसे छींक आ जाए तो लोग डर जाते हैं, लेकिन आप लोग ना डरें, क्योंकि मैं ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ, केबल में से कोई कोरोना नहीं आता। अच्छा हाँ, वो एक अलग बात है कि आप जो है वैसे बाहर फिर रहे हो, लेकिन यह है कि यहाँ से बाहर मेरे से आपको कोई खतरा नहीं, फ्लू नहीं आता। अच्छा बच्चों, तो ये बात है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो इसने तय करनी है, और चेयरमैन का काम सिंपल क्या है, साइन करना। इसलिए मैंने इसको इस तरह एक्सप्लेन भी कर दी। ये देखो, ये कलर जो है ये सेक्रेटरी का, ये कलर चेयरमैन का। तो बिफोर मीटिंग इसने क्या करना है, कीपिंग मीटिंग टू आ स्केड्यूल टू एजेंडा, इसने एजेंडा देखना है, लेकिन इसने फिक्स करना है टाइम डेट, बुकिंग वेन्यू, इसने एजेंडे को प्रिपेयर करके देना है, और उसके साथ साथ इसने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी तैयार करने हैं। लेकिन मीटिंग के दौरान चेयरमैन ने ज़्यादा काम करना है। चेयरमैन ने क्या क्या काम करने हैं मीटिंग के दौरान, उसने ऑर्डर मेंटेन रखना है, उसने सबको इन्वॉल्व करना है, उसने हर पार्टी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है बोलने की, और उसने सर्टन करना है कि जो भी बात हो उस पर कोई नतीजा निकला है, डिसीजन होता है। जबकि सेक्रेटरी का काम यहाँ पे सिर्फ नोट्स लेना है और चेयरमैन को सपोर्ट करना है। दूसरी तरफ जब मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर चेयरमैन साहब का काम कम हो जाएगा, उन्होंने सिर्फ चेकिंग करनी है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग सही है और उनको साइन कर देना है। जबकि सेक्रेटरी बेचारी ने या बेचारे ने मिनट्स भी लिखने हैं, उसने साथ साथ एक्शन जो डिसाइड हुए वो भी बताने, और करस्पॉन्डेंस भी जारी रखनी है नेक्स्ट मीटिंग के लिए। तो इसलिए इस तरह से इनका जो है वो रोल है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी सेक्रेटरी एंड चेयरमैन की। मैंने इससे पहले भी इसका माहौल एक दफ़ा आपको समझाया था कि आमतौर पर यूँ होता है कि एक राउंड टेबल होता है, उस राउंड टेबल के यहाँ पे एक चेयरमैन बैठा होता है, बड़ी सी चेयर पे, इसको सी लिख देता हूँ चेयरमैन। इसके दाईं तरफ आमतौर पे सीईओ को बिठा देते हैं, और सीईओ के इस तरफ सारे जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठे होते हैं, और इसके इस तरफ जो होता है आमतौर पे कंपनी सेक्रेटरी होता है। ये जो कंपनी सेक्रेटरी होता है ये या तो सीएमए क्वालिफाइड होता है या लॉ ग्रेजुएट भी रख लेते हैं, और इसके इस तरफ जो है एनईडी जो होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बैठे होते हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव जो है वो माहिर होते हैं, नॉलेज दे रहे होते हैं, और ये लोग जो है ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ये प्लानिंग वगैरह अपनी कर रहे होते हैं। इस तरह का एक माहौल होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो फिर चेयरमैन एंड सेक्रेटरी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सीईओ को एजेंडा भेज दिया जाता है, वो अपनी टीम के साथ आता है, उसे प्रेजेंट करता है, जो जो बातें उसे कही जाती है। सीईओ कौन होता है? मेरा बुफड़ होता है। सीईओ या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सॉरी यार मेरे मुंह से निकल गया, घबराइए। चीफ एग्जीक्यूटिव
वैसे मेरे ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव लगे ना कंपनी के, इसलिए मैंने कह दिया। वो एक कंपनी के सीईओ है, इसलिए मेरे को ऊपर है। अच्छा नहीं, तो यू सी दैट के इस तरह से जो है सवाल होता है। अच्छा वैसे आप, आई अप्रिशिएट कि आपने सवाल किया है, क्वेश्चन कर देना। बात मेरे ज़हन से छोटी सी बात निकल जाती है। अक्सर औकात मैं कोई ड्रामा या फिल्म देख रहा होता हूँ, तो फिर अक्सर ये जो है अपनी बेगम से पूछता हूँ कि अच्छा ये जो बंदा है, ये हीरो है, ये हीरोइन है, कौन है, नहीं समझ आती बात को, तो ऐसी बड़ी बात नहीं। तो बहरहाल ये है कि ऐसे मैंने डांट दिया आपको, डांटा नहीं, वैसे मजाक थोड़ा सा किया। अच्छा बच्चों, तो वैसे मैं जो आप ज़ियान है, इसका सवाल है कि क्या सीईओ सीएमए नहीं होता? नहीं, मैं आप बता दूँ, मेरी बात को से सुनिए। देखिए मैंने जब पढ़ा था 2012 में, 2012 में पढ़ा रहा था, तो उस वक्त मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, गौर से सुनिएगा। 85% सीईओ उस वक्त लीडिंग ब्रांड ऑफ 1000 ब्रांड जो है तो दुनिया के 85% जो सीईओ थे उनका ताल्लुक फाइनेंस के साथ था। उस वक्त मैंने पढ़ा था, इस वक्त मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन उस वक्त मैंने पढ़ा था 2012 में एक रिपोर्ट थी, उसके ऊपर लिखा था कि जो 1000 ब्रांड है ना दुनिया के इस वक्त जो लिस्ट में है, आप कभी लिखिएगा टॉप 100 ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड, तो एक लिस्ट आएगी। इसमें जो 1000 ब्रांड है उनकी एक सैम्पलिंग की थी, तो 85% फाइनेंस से थे। अब वो फाइनेंस से मुराद प्रोफेशनल बॉडी जो है, सीमा भी हो सकती है, सीएमए भी हो सकती है, और ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी हो सकती है। तो उन्होंने ये हमसे कहा था जो हमने उस वक्त पढ़ा था। तो डेफिनेटली हो सकता है। उसकी वजह ये होती है कि दो फील्ड के लोग जो होते हैं वो सीईओ तक आमतौर पे आसानी से जा सकते हैं। इसमें से एक जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के नेचर में चेंज आती है, वहाँ मार्केटिंग के लोग होते हैं, और लेकिन प्रेफरेबली फाइनेंस के लोग क्यों रखे जाते हैं? उसकी वजह कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो तो इन्होंने इंश्योर करनी होती है, लिहाजा मोस्टली चले जाते हैं, इसलिए ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे कुछ सवालात कर लेते हैं ताकि पता चल जाए। The duties of committee secretary include which of the following? Duties of committee secretary की ड्यूटीज कौन कौन सी होती हैं, आप बता दें मुझे। तो देखते हैं बच्चे क्या बताते हैं। छोटे छोटे बच्चों जल्दी से जवाब दो, मासूम बच्चों जवाब दो जल्दी से। अब भी सवाल पूछना होना तो 4 से 6 बच्चे खड़े हो जाएंगे, सर ये बता दे जरा, है कायदे आज़म के अब्बू का नाम क्या था? अभी अगर मैं सवाल पूछता हूँ साथ ही बिल्कुल सही है। देखो ना, उसामा है बच्चा ये बताने वाला, आमना बेटी है, आमना सदाकत है, फरवा है, अर्श रशीद है। तेजी से जवाब आता है यहाँ से। अच्छा, तो जवाब बड़ी तेजी से देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ना करे जुबान लंबी है, वो तो और बात होती है। तो मतलब हरगिज़ मैं ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि जी इनकी जुबान बड़ी लंबी, बड़े जवाब देते हैं आगे। मैं ये पढ़ने वाले जवाब हैं। अच्छा, तो इसके अंदर ये है कि खावर हैं, जो है खुज़ैमा है, और फिर उसके बाद रहीला बेटी है, और फिर आगे मंसूर है, मंसूर अंसारी है, सना जवेद बेटी है। इन बच्चों ने जवाब दिए। मैं जवाब अभी देख लेता हूँ। देखो बच्चों, बात यह है कि जवाब मोस्टली बच्चों ने सही दिया। मुझे जो बच्चों ने ज़्यादातर जवाब दिया वो दिया है बी। मुझे शिकवा नहीं कि किसी ने गलत दिया है, क्योंकि ये तो अक्सर शिकवा रहता ही है। ये जिन बच्चों ने, एक बच्चे ने शायद एक कहा था, तो मैं बता दूँ। देखो, सेक्रेटरी का काम नोट्स लेना, सेक्रेटरी की बात हो रही है ना, कमेटी सेक्रेटरी, नोट्स लेना है, मान लिया। डॉक्यूमेंट इशू करना है, ठीक है, डेट फिक्स करना इसकी जिम्मेदारी है, टाइम और लोकेशन डिसाइड करना इसकी जिम्मेदारी है, एंड डिसाइड हु टू स्पीक बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये चेयरमैन ने तय करना है कि किसको बोलने देगा और किसको नहीं। सेक्रेटरी थोड़ी फैसला करेगी या करेगा कि भाई तुम बोलो, नहीं, दिस इज अ वर्क ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन साहब बताएंगे कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। तो ये गलत हो गया। फोर्थ, इशूइंग डॉक्यूमेंट मान लिया, फिक्सिंग डेट मान लिया, असर्टेन कंसेंसस रिव्यू, कंसेंसस यानी होना, यानी फैसले की तरफ जाना, ये काम चेयर का कि फैसला हर सूरत हो। मेकिंग नोट्स ठीक हो गया,
इशूइंग डॉक्यूमेंट हो गया, प्रिपेयरिंग मीटिंग, मेंटेन ऑर्डर, ऑर्डर मेंटेन रखना चेयरमैन का काम है, डिसिप्लिन मेंटेन। तो देखिए ये सही है, फिक्स डेट, टाइम, लोकेशन, नोट्स, डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयरिंग मिनट्स। उसने एक एक गलत डाला था, सिर्फ ये देखने के लिए, ये देखते हैं कौन सा बच्चा ओवरलुक करता है और कौन सा बच्चा सही पढ़ता है। तो एमसी को हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए। अच्छा बच्चा, आगे आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉर्मली बी इंक्लूडेड इन द रोल ऑफ अ कमेटी चेयरमैन, जो कि क्या करना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉर्मली बी इंक्लूडेड, इसमें कौन सा इंक्लूड करना चाहिए रोल ऑफ कमेटी चेयरमैन में? जी कौन से वाला है, आप लोग भी ढूंढे, मैं भी ढूंढता हूँ। तो मान लिया जाएगा बच्चे जवाब दे रहे हैं, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट तो सेक्रेटरी का काम, क्यों, होटल में मीटिंग करनी है, सिंडिकेट हॉल में करनी है, दिस विल डिसाइड बाय द सेक्रेटरी। डीलिंग विद करस्पॉन्डेंस सेक्रेटरी ने करनी है, एजेंडा सेक्रेटरी ने प्रिपेयर करना है, इनकरेज करेक्ट प्रोसीजर्स आर फॉलोड ड्यूरिंग द मीटिंग, ये चेयरमैन ने करना है। तो डी ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है। ठीक बच्चों, rules of procedure are designed for a number of purpose and claim for including rules of procedure इसलिए बनाए जाते हैं कि क्या किया जाए। शाबाश, कौन सा ऑप्शन लेंगे आप, जरा देखते हैं बच्चों से, बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। खावर यकूब ने जवाब दिया है डी, आमिर चट्ठा ने दिया है, आमना सदाकत भी कह रही हैं, और उसके बाद जो है ये तमाम बच्चे जो हैं कह रहे हैं जी कि बिल्कुल सही। सना जावेद कह रही है, अर्श रशीद कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसकी वजह ये कि ये इसलिए प्रोसीजर बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, सिस्टम बनाया जाता है ताकि कोई ब्लेइंग टैक्टिक्स ना करे। ब्लेइंग टैक्टिक्स का मतलब है ऐसा ना सीनियर जूनियर को डांट के बिठा दे, उन्होंने बोल दी ना ने, और इसलिए इंश्योर किया जाए कि फेयर प्ले हो, हर एक को बोलने का मौका दिया जाए। तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन हमें लेना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि यहाँ नहीं, डी तो यार वो तो सी है, ठीक है, वो डी तो नाइदर था, ये सही, दोनों सही है। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो अब यहाँ पे मेरा ख्याल है कि टाइम तकरीबन खत्म हो गया। अगला टॉपिक जो है मेरा वो कमेटीज को सम अप करना था, लेकिन सम अप करते हुए कमेटीज के थोड़े थोड़े मुझे रोल भी बताने दोबारा से, तो उसके लिए मुझे फिर वक्त चाहिए होगा। रोल रिन्यूमरेशन कमेटी का रोल बताना है, नॉमिनेशन कमेटी का रोल बताना है, उसके बाद मुझे ऑडिट कमेटी का रोल बताना है और रिस्क कमेटी का रोल बताना है। तो मेरा ये हाल है कि ये जो रोल हैं ये अभी एक्सप्लेन नहीं हो सकते। तो यहाँ तक आज का लेक्चर हम रोक देते हैं। और यहाँ पे जो बच्चे हैं इस वक्त 42 है इन द लिस्ट, खबरदार को उठ के क्या, वरना याद रखना यहाँ से शतूत की सोटी पे उसाका की टेप चढ़ाई जाएगी और फेंकनी पड़ेगी तार के अंदर से आके। अच्छा बच्चों, आज के लेक्चर को जरा फीडबैक दे दीजिए मुझे, मेरी बातों पर गुस्सा मत किया करें या कर लिया करें, कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों, तो उसामा कह रहे हैं मार्वेलस रहा, और जो है वो बच्चे आमना, बच्चे सवाल है बेटे, आमना बेटी मुझे गूगल क्लासरूम में भेज देना, ठीक है, मुझे उसमें भेज देना। 110% fabulous, lecture was great, outstanding, good, I got lot of good, lot of excellent, smile face from Amir Chatta, our side great, ठीक है। और आरवान खालिद से शतूत की सोटी, वो शतूत की सोटी इसलिए कि वो लचकदार होती है, उसके ऊपर अगर बंदा उसाका की टेप चढ़ा ले तो उसका फ़ायदा ये होता है कि एक दफ़ा बच्चे को मारो 2 दफ़ा लगती है जाके, तो बड़ा एडवांटेज रहता है। आजकल मैं भी घर पे हूँ, बड़ा दुआ करते रहता हूँ, या अल्लाह शतूत की सोटी से बचाना। अच्छा बच्चों, तो ये है कि लास्ट नहीं, वो मैंने आमना बेटी मैंने अभी किए हैं, वो अभी मैंने PDF में कन्वर्ट करके लास्ट लेक्चर तक कर दिए हैं। अब आज का और कल का कल शाम को कर दूंगा,
ठीक है। तो अभी मैंने किया था, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट में देख के बताता हूँ अभी मैंने कौन कौन सा कर दिया है। 1 मिनट में आपको चेक करके बताता हूँ। 44th लेक्चर तक कर दिया, यानी इससे पिछला लेक्चर कर दिया, ये 45th चल रहा है ना। फिर ये अभी मुकम्मल नहीं ना हुआ, फिर एमसीक्यूज आपको पहले पता चल जाते हैं, फिर सारे बच्चे वही रट्टा लगा कर मुझे जवाब दे देते हैं, तो मज़ा नहीं आता। तो वो मैं कल अपलोड करूंगा जब मुकम्मल करूंगा। ठीक हो गया बच्चों? सो ओके, सी यू। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन। मैं वैसे जरा आप बच्चों के साथ जरा दिल लगी कर रहा होता हूँ, मजाक कर रहा होता हूँ, तो डांट डपट कर रहा होता हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि मैं आप बच्चों से कोई अल्लाह ना करे कोई हेटेड फीलिंग रखता हूँ। मकसद ये होता है कि भाई आपको अलर्ट करना है, जगा के रखना है, तो उसके लिए शतूत की सोटी ज़रूरी होती है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।